एक आधी गिनी का सिक्का जो गलती से हमारे हाथ से गिरा और हमें ले गया सोने के खजाने तक। लेकिन उसी खजाने ने हमें मौत के इतने करीब पहुंचा दिया कि सांस लेना भी खतरा बन गया। अंधेरी रात, जंगल का सन्नाटा और सिर्फ 15 कदम दूर एक भूखा शेर। ये कहानी है एलन क्वार्टरमैन की, जहां किस्मत, लालच और मौत एक ही जगह टकरा गई। अस्सलामुअलैकुम। आप में से अक्सर हजरात ने एलन क्वार्टरमैन का नाम तो ज़रूर सुना होगा। ये वही शिकारी है जो अफ्रीका में मैकोमैजन के नाम से मशहूर है। क्वार्टरमैन से बहुत सी मुलाकातें हुई थीं। मेरी उससे पहली मुलाकात अफ्रीका में हुई थी। जल्द ही हम दोनों गहरे दोस्त बन गए। चुनांचे उसके इंग्लिस्तान के क़याम के दौरान मेरी फुर्सत का हर लम्हा उसी के साथ गुजरता। यानी जब भी मैं फुर्सत से होता सीधा पार्कशायर का रुख करता, क्वार्टरमैन का मेहमान बनता। इस तरह मुझे खुद उसकी ज़ुबानी, उसकी पिछली मुहिमात की दास्तानें सुनने का मौका मिल गया। इन सफ़ात में मैं जो कहानी बयान कर रहा हूँ वो उसके जदीद तरीन कारनामों में से एक है। हालांकि मैं ये भूल चुका हूँ कि क्वार्टरमैन का ये कारनामा कौन से बरस का है। अलबत्ता ये ज़रूर जानता हूँ कि ये उसका वो पहला और आखिरी सफ़र था जिसमें उसका बेटा हैरी उसके साथ था। हैरी का भी इंतकाल हो चुका है। उस वक्त हैरी की उम्र 14 बरस की थी। खैर, तो मैं दास्तान खुद एलन क्वार्टरमैन के लफ्ज़ों में और उसी तरह बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ जिस तरह खुद उसने मुझे सुनाई। मैं पार्कशायर में क्वार्टरमैन का मेहमान था। एक रात हम खाने से फारिग होकर उसकी ड्योढ़ी में बैठे इधर उधर की बातें कर रहे थे कि खुदा जाने किस बात पर सोने की कानों का जिक्र चल निकला। सोने की कानें, क्वार्टरमैन ने सर हिलाकर कहा। एक दफ़ा मेरे सर में भी यह सौदा समाया था कि कान से सोना निकाला जाए। मैंने भी ट्रांसवाल में उस जगह जो पिलग्रम रेस्ट कहलाती है कानकनी की थी। इसी सिलसिले में वो जिम और शेरों वाला वाक़या हो गया था। कभी गए हो पिलग्रम रेस्ट में? नहीं। खैर, तो ये बड़ी अजीब जगह है, या यूं कहो कि थी। आबादी तो एक संगलाख वादी में वाक़ थी जिसके चारों तरफ बुलंदो बाला पहाड़ खड़े थे। उस वादी का मंजर ऐसा था कि बहुत कम देखने को मिलता है। मैं वहाँ कानकुनी कर रहा था। कई दफ़ा मैं कुदाल और बेलचा फेंक कर अपने खड्ड में से निकल आता, किसी टीले या पहाड़ की चोटी पर जा चढ़ता, फिर वहाँ औंधे मुँह लेटकर अपने नीचे बिछे हुए खूबसूरत इलाके को देखा करता। शादाब मुस्कुराती हुई वादियाँ, सरबुलंद पहाड़ जिनकी चोटियों पर गुरूब होते हुए सूरज ने सोना बिखेर दिया होता, लंबी लंबी घास पर से हवा गुजर रही होती और उनमें लहरें उठ रही होती और झाड़ियाँ खामोश खड़ी झूम रही होती। ज़मीन पर और फिजा में मलकूती सकूत तारी होता। कानकुनी करते हुए हरीस लोगों और मिट्टी धोते हुए बासूती काफरों की आवाज़ें नीचे डूब गई होती और मैं एक अजीब तरह का रूहानी सुकून और मुसर्रत महसूस करता। खैर, तो जिस कतई ज़मीन में मुझे खोदने की इजाज़त मिली थी वहाँ मैं कई महीनों तक बड़े सब्र सुकून से कुदाल चलाता रहा। यहाँ तक कि मुझे खुद कुदाल और उस परात से जिसमें मिट्टी धोकर सोना अलग किया जाता है नफरत हो गई। मैं कुदाल और परात को देखता और मेरे दिल में घिन और नफरत के जज्बात उमड़ आते। दिन में कोई 100 दफ़ा मैं अपनी इस हमाकत का मातम करता कि मैंने ख्वामखा अपनी कुल पूंजी जो 800 पाउंड पर मुश्तमिल थी सोने की कान में लगा दी। लेकिन दूसरे लोगों की तरह मुझे भी अमीर बन जाने का ख्याल आया था। सुनहरी बिच्छू ने भी डस लिया था। चूंकि मैं ये कतई ज़मीन कानकुनी के लिए हासिल कर चुका था, इसलिए मजबूरन मेहनत और मुशक्क़त कर रहा था। ये कान मैंने उस शख्स से खरीदी थी जिसने ठीक इसी जगह खुदाई करके अपनी किस्मत बना ली थी। 5 या 6 हज़ार पाउंड का बिला शिरकत गहरे मालिक बन गया था। मैंने इस कतई ज़मीन के जो पैसे दिए थे, मेरे ख्याल में यह सौदा सस्ता था। यह रकम मैंने हाथियों का शिकार करके और उनका हाथी दांत फरोख्त करके जमा की थी। चुनाचे मेरी वो कमाई थी जिसे खून और पसीने की कमाई कहते हैं। जब उस शख्स ने जिससे मैंने कान का सौदा किया था, जो अमरीकी था, नोटों की गड्डी अपनी जेब में रखी तो मेरे मुंह से एक आह निकल गई। बेहद उम्दा कान है ये, मैंने उस खुश नसीब से कहा जो मेरी कमाई लिए जा रहा था, और खुदा करे कि मेरी किस्मत भी ऐसी ही तेज साबित हो जैसी कि आपकी हुई है। वो मुस्कुराया और उसकी मुस्कुराहट मुझे बड़ी ही गुस्ताखाना मालूम हुई। उसने कहा, पेट पालने और रोटी हासिल करने के लिए हर आदमी को जद्दोजहद करनी पड़ती है। कभी कभी किस्मत साथ दे जाती है। रही ये कान तो वो मुझे जो कुछ दे सकती थी दे चुकी है। चुनाचे सौदा हो गया, इसलिए तुमसे कुछ ना छुपाते हुए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे ख्याल में ये कान उतनी ही खाली है जितनी कि बूढ़ी औरतों की छातियाँ दूध से खाली होती हैं। मैं उस अमरीकी की इस ढिठाई पर शशतर रह गया। अभी 5 मिनट पहले ही वो खुदा और मसीह और कुंवारी मरियम और रूह अक़दस वगैरह की कस्में खाकर मुझे यकीन दिला चुका था कि कान में अभी बहुत सा सोना बाकी है। वो खुद महज इसलिए से बेच रहा है कि खुदाई करते करते थक गया है, अब आराम करना चाहता है। यूं गुस्सा ना करो भाई साहब, वो ढीठ बोला। हो सकता है कि उस बुढ़िया की छातियों में दूध का एक आध कतरा बाकी हो। तुम बहरहाल उम्दा आदमी हो, यानी नंबर 1। चुनाचे खुदाई शुरू कर दो।
सोने का एक आध जर्रा शायद तुम्हें भी मिल जाए। अगर सोना ना भी मिला तो कम से कम इतना तो जरूर होगा कि तुम कुदाल और बेलचा चला चला कर अपना बदन मजबूत और कसरती बना लोगे, क्योंकि तुम जानो इस कान की जमीन सख्त और खुदाई कुव्वत तलब है। चुनाचे 1 बरस की मेहनत के बाद तुम अच्छे खासे पहलवान बन जाओगे। इस तरह भी तुम गोया फायदे में ही रहोगे। मुझे बहुत गुस्सा आया। अगर वह मजीद 1 सेकंड के लिए भी वहां ठहर गया होता तो मैं मारे घुंसों के उसकी सूरत बिगाड़ देता। गालिबन उसने मेरी दिली कैफियत का अंदाजा लगा लिया था। चुनाचे वो फौरन ही पलट कर चल दिया। फिर कभी मुझे उसकी मनहूस सूरत नजर न आई। अब चूंकि वो कान मेरे सर पड़ ही गई थी, इसलिए मैं अपने बेटे हैरी और 6 काफिर मुलाजमों के साथ उसकी खुदाई में मसरूफ हो गया। और खुदा की कसम, हम सुबह से शाम तक कमर तोड़ मेहनत करते रहे, लेकिन सोने की झलक तक नजर न आई। मुसलसल कुदाल और बेलचे चलाने के बावजूद हमें इतना भी सोना न मिला कि उससे टाई की पिन ही बन सकती। वो अमरीकी डाकू कान का कुल सोना हासिल कर चुका था और मेरे हाथ एक बेकार खड्ड फरोख्त कर गया था। उस कमबख्त ने गोया आम भी खाए थे और गुठलियों के दाम भी मुझसे वसूल कर लिए थे। वो फायदे में रहा था और मुझ गरीब को उल्लू बना गया था। अगर उस वक्त वो अमरीकी कहीं मुझे नजर आ जाता तो सच कहता हूं, मैं अपनी बंदूक की गोलियों से उसका जिस्म छलनी कर देता। 3 महीने तक खुदाई होती रही और जो थोड़ी बहुत रकम मेरे पास बच रही थी वो काफिरों की उजरत और उनके खाने पीने पर उठ गई थी। मैं ये कहूं कि उस जमाने में गल्ले के दाम बढ़े हुए थे। 4 पाउंड में एक बोरी मिलती थी। तो आपकी समझ में आ जाएगा कि काफिरों और खुद हमारे खाने पीने के इंतजाम ने ही मेरी जेबें खाली कर दी। आखिरकार वो बहरान आ ही गया जिसका मुझे खदशा था। एक रात और सनीचर के दिन की रात थी वो। मैंने काफिर मुलाजमों को उनकी उजरत दी और 60 शिलिंग में उनके खाने के लिए मकई के दाने खरीद कर उनके हवाले किए। इस तरह उनका मुआवजा देकर और उनके पेट की आग बुझाने का इंतजाम करके मैं हैरी के साथ उस खड्ड के किनारे जा बैठा जो हमने एक टीले के पहलू में 3 महीने की लगातार मेहनत से खोदा था और जिसका नाम हमने एल्डोराडो रखा था। मैं और हैरी खड्ड में टांगे लटकाए खामोश बैठे थे। खड्ड जैसे हमारा मुंह चिढ़ा रहा था और मेरे दिल में उदासियां खुश्क सहराई बगूलों की तरह चक्कर लगा रही थी। हैरी भी उदास और खामोश था। कोई और बात समझ में ना आई तो मैंने अपनी जेब से बटुआ निकालकर अपने दूसरे हाथ की हथेली में औंधा दिया और अब बटुए का कुल असासा मेरी फैली हुई हथेली पर था। और ये था कुल असासा, एक निस्फ गनी, 2 फ्लोरीन और चांद के 9 पेंस। तांबे का एक भी सिक्का ना था, क्योंकि अफ्रीका में तांबे का सिक्का नहीं चलता। इसीलिए वहां जरूरियात जिंदगी पूरी करने के लिए आदमी को कुछ ज्यादा ही खर्च करना पड़ता है। हैरी मेरे बेटे, देखो ये हमारी कुल पूंजी है, मैंने कहा। दूसरी तमाम पूंजी इस कमबख्त गड़े ने निगल ली है। बस यही कुछ दौलत रह गई है, वो बोला। मैं तो समझता हूँ अब्बा कि वो वक्त दूर नहीं जब हमें भी उन काफिरों की तरह मिट्टी के टोकरे उठाने पड़ेंगे और मकई खाकर दिन गुजारने पड़ेंगे। वो अपने इस लतीफ़े पर खुद ही हंस दिया। मैं लतीफ़ेबाजी के लिए तैयार ना था। आप जानिए, महीनों तक बेफ़ायदा खुदाई करना बड़ी आजमाइशी बात थी। यहाँ मेरी जान पर बनी है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अगर कुछ और नहीं कर सकते तो खामोश ही बैठ रहो। यह कहकर मैंने अपना हाथ यूं हिलाया जैसे उसे थप्पड़ रसीद करने वाला हूं। नतीजा यह हुआ कि मेरी मुट्ठी से निस्फ गनी का सिक्का फिसल कर कान में जा पड़ा। लानत है, मैंने कहा, यह भी गया। अब्बा, इसीलिए तो बुजुर्गों ने गुस्से को हराम कहा है। ख्वामखा गुस्सा किया और निस्फ गिनी का सिक्का खो दिया। मैंने अपने दाना बेटे की इस आकिलाना नसीहत का कोई जवाब ना दिया, बल्कि उठकर खड्ड की तकरीबन अमूदी ढलान उतरने लगा कि निस्फ गनी के उस सिक्के को तलाश करूं, शायद मिल जाए। हैरी भी मेरे पीछे पीछे खड्ड में उतर आया। हम दोनों सिक्के को तलाश करने लगे, लेकिन अंधी चांदनी में 10 शिलिंग के सिक्के को तलाश करना आसान ना था। फिर काफिरों ने इसी जगह खुदाई की थी। अभी चंद घंटों पहले, यानी दिन खत्म होते ही खड्ड से बाहर निकल आए थे, तो जगह जगह मिट्टी के ढेर भी पड़े हुए थे। चुनाचे उस खुदी हुई मिट्टी में सिक्का तलाश करना यूं भी सहरा में सुई तलाश करने के बराबर था। मैंने कुदाल उठाई और मिट्टी के ढेलों को इधर उधर लुढ़काने लगा कि शायद सिक्का मिल जाए, लेकिन वो ना मिलना था ना मिला। आखिरकार मैं झुंझला गया और मैंने बड़े गुस्से के आलम में कुदाल सर से बुलंद करके जमीन पर दे मारी। मैं जानता था कि यहाँ की जमीन बड़ी सख्त थी, इसके बावजूद कुदाल और उसका आधा दस्ता भी जमीन में धंस गया और मैं कुदाल के यूं धंसने से झोंक में आकर औंधे मुंह गिरने से बाल बाल बचा। मैं कहता हूं हैरी, मैंने संभल कर कहा, इस जगह किसी ने खुदाई की है और फिर मिट्टी से ढक दी है। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है, वो बोला। बहरहाल अभी मालूम हो जाएगा। और वो अपने हाथों से मिट्टी हटाने लगा। मैं मुंतजिर खड़ा रहा। चंद मिनटों तक वह मिट्टी हटाता रहा और फिर बोला, चंद पत्थर हैं और आपकी कुदाल 2 पत्थरों के दरमियान घुस गई है, ये देखिए। और वो एक पत्थर उखाड़ने लगा। मैं कहता हूँ अब्बा। कुछ ही देर बाद उसने सरगोशी में कहा, यह पत्थर तो खासा वजनी है। हैरी उठ खड़ा हुआ। उसने वो गोल और कत्थई रंग का ढेला
जो उसने अपने दोनों हाथों की हथेलियों में ले रखा था, मेरी तरफ बढ़ा दिया। बड़े सेब के जितना ये ढेला मैंने उसकी हथेलियों पर से उठाकर देखा। हैरी ने गलत ना कहा था, ढेला वाकई वजनी था। चांदनी उसकी खुरदरी और मैली सतह पर पड़ी तो मेरा दिल धड़कने लगा, लेकिन मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता था। हैरी, अपना चाकू देना, मैंने कहा। उसने अपना चाकू मेरे हाथ में थमा दिया। मैं ढेले को अपने दोनों घुटनों में दबाकर उसकी सतह खुरचने लगा। ढेला नरम था। 1 सेकंड और उस ढेले का राज खुल चुका था। खुदाया, हमें कच्चे खालिस होने का ढेला मिल गया था, जिसका वजन 4 पौंड या इससे कुछ ज्यादा था। हैरी, खुदा की कसम, ये सोना है। हैरी चंद सानियों तक फटी फटी आंखों से उस जर्द ढेले की तरफ देखता रहा, जिस पर चाकू ने हल्की हल्की खराशें पैदा कर दी थी। फिर वो खुशी से नारों पर नारे लगाने लगा और उसके नारे उस खड्ड में गूंज गए। उसके नारे ऐसे थे कि अगर कोई सुनता तो यही समझता कि इस खड्ड में कोई किसी को कत्ल कर रहा है। खामोश रहो बेवकूफ, मैंने कहा। तुम चाहते हो कि अतराफ के सारे चोर हमारे पीछे लग जाएं। ये अल्फाज मेरे मुंह से निकले ही थे कि खड्ड के किनारे पर से किसी के पैरों की छाप सुनाई दी। मैंने जल्दी से ढेला जमीन पर रख दिया, फिर खुद उस पर बैठ गया। बेहद सख्त था वो और मेरे कूलों में चुभ रहा था। दूसरे लम्हे एक झुलसी हुई रंगत वाला चेहरा खड्ड के किनारे से झांकने लगा और 2 आंखें हमें तलाश करने लगी। जिस शख्स का वो चेहरा था, मैं इससे वाकिफ था। इसका नाम टॉम था। ये शख्स बड़ा ही बदमाश था। इसने अभी चंद दिनों पहले ही हीरों की कान में अपने एक साथी का खून कर दिया था। अब वो सोने की कानों के मैदान में रातों को लग्गड़ बग्गे की तरह घूमा करता था कि शायद कहीं गिरा पड़ा सोने का डला मिल जाए। कौन है अंदर? क्वार्टरमैन, उसने पूछा। हाँ, मैं ही हूं टॉम, मैंने जवाब दिया। और ये चीखों की आवाज़ कैसी थी क्वार्टरमैन? उसने पूछा। मैं यहाँ सो रहा था, रात की फरहत बख्श हवा से लुत्फ अंदोज हो रहा था कि मैंने कई चीखें सुनी। मेरे कदम रुक गए। मैंने सोचा कि ये तो कोई बदमाश किसी गरीब को कत्ल किए दे रहा है, लेकिन फिर मैंने गौर से सुनने के बाद अपने आप से कहा कि नहीं, ये तो खुशी के नारे हैं। और मैंने सोचा कि शायद किसी को सोने से भरा हुआ घड़ा मिल गया है और वह खुशी से दीवाना होकर चीखों पर चीखे मारे। अब ये बताओ क्वार्टरमैन कि मेरा ये अंदाज़ा गलत तो नहीं है? हैं? तुम्हें सोने के डले मिल गए हैं ना? आहा! और उसने किसी पेटू की तरह चटखारा लिया। हैं, यानी गोल और जर्द डले? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने बड़ी दलेरी का सबूत देते हुए जवाब दिया। टॉम की आंखों में हरी छाना और शैतानी चमक थी। मैं जानता था कि अगर मैंने सच बोल दिया तो फिर सोने में लोटें लगाने का मुहावरा मेरे हक में हकीकत बन जाएगा, क्योंकि ये शख्स टॉम फौरन खड्ड में उतर आएगा और बिला तकल्लुफ मुझे कत्ल कर देगा। तो फिर क्या बात है क्वार्टरमैन? वो बोला। उसके लहजे में शक था। तुम मालूम ही करना चाहते हो तो फिर छुपाने से कोई फायदा नहीं। हालांकि सोने का डला मेरे कूलों में बुरी तरह से चुभ रहा था, इसके बावजूद मैं बड़े इखलाक से बातें कर रहा था। बात यह है टॉम कि मुझ में और हैरी में ज़रा सा इख्तलाफ हो गया था एक बात पर, और मैं इसे अपनी बात मनवा रहा था और बस। हाँ मिस्टर टॉम, एक होशियार लड़के की तरह हैरी ने रोनी आवाज़ में कहा, क्योंकि इतनी सी बात तो आपने भी समझ ली थी कि ये हजरत टॉम 1 शिलिंग की खातिर भी किसी की जान लेने से नहीं चूकते। अब्बा मुझे पीट रहे थे और मैं चीख रहा था, यानी हैं, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि पुरानी कान अजीब जगह है जहाँ 2 आदमी आधी रात के वक्त बहस करने चले आए और फिर मारपीट करने लग जाएं। क्या ज़रूरी था कि तुम किसी मसले पर कान में उतर कर बहस करते, और वो भी आधी रात को? मियाँ, टॉम ने तेज़ नज़रों से हैरी की तरफ देखा। अगर मैं तुम्हारा बाप होता और तुम्हें पीटता तो तुम्हारी चीखें ऐसी खुशी की चीखें ना होती। तो भाई शब बखैर, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो किसी के ज़ाती मामलात में ख्वामखा टांग अड़ाते हैं। चुनाचे मैं चलता हूं क्वार्टरमैन, शब बखैर। और टॉम मायूस होकर खड्ड के किनारे पर से हटकर एक तरफ चल दिया कि शायद कहीं आगे उसे कुछ मिल जाए, शायद वो कुछ चुरा सके या शायद कोई शिकार हासिल कर सके। शुक्र है मैंने अपने नीचे से सोने का डला निकाल लिया। हैरी, तुम जरा ऊपर जाकर देखो कि वो लालची बदमाश चला गया है या नहीं। हैरी ढलान चढ़कर खड्ड के किनारे पर पहुंचा। उसने कहा कि टॉम वहां ना था। चुनाचे हम फिर काम में लग गए। हमारे दिल धड़क रहे थे, हाथ कांप रहे थे। हम दोनों अपने कांपते हुए हाथों से उसी जगह से मिट्टी हटा रहे थे जहां मेरी कुदाल धंस गई थी। हमारे चेहरे दमक रहे थे और उम्मीद ने दिल में एक तूफान सा उठा रखा था, और हमें मायूसी ना हुई। मेरे खुदाया, ये जगह तो सोने के डलों का गोया घोंसला थी। 12, जी हाँ 12, एक ना दो, पूरे 12 डले हमें मिल गए, जो मुख्तलिफ साइज के थे। 1-2 सुपारी जितने, चंद अखरोट जितने और चंद मुर्गी के अंडे जितने। लेकिन वो डला जो हमें सबसे पहले मिला था उन सबसे बड़ा था। ये डले यहाँ कैसे आ गए ये तो मैं नहीं जानता। चुनाचे मैं तो इसे किस्मत की खूबी ही कहूँगा। हालांकि कहते हैं कि पुरानी कानों में से अक्सर सोने के डले मिल आते हैं। इसे कानकुनी, कानों का गैर मामूली अजूबा कहते हैं। बाद में मालूम हुआ कि जिस अमरीकी ने यह कान मेरे हाथ फरोख्त की थी उसे भी इसी तरह सोना मिल गया था।
ये और बात थी कि उसे हमसे ज़्यादा ही मिला था। इसके बाद वो 6 महीने तक खुदाई करता रहा, लेकिन उसे फिर कुछ ना मिला। चुनाचे उसने ये कान मेरे हाथ बेच दी। मतलब ये कि ये 12 डले मेरी किस्मत में थे। अब इस मकौले का मतलब मेरी समझ में आया कि कोई किसी के हाथ से छीन सकता है, किस्मत से नहीं। बहरहाल ये डले हमें मिल गए, जिनकी कीमत बाद में मालूम हो ही गया, 1250 पाउंड थी। खैर, तो मैंने जितनी रकम इस कान में लगाई थी, मुझे उससे 450 पाउंड ज़्यादा मिल गए। ये गोया मेरी उस असल रकम का सूद था, जिसे मैं डूबी हुई रकम यकीन कर चुका था। मैंने ये डले रुमाल में लपेट लिए। फिर सोचा कि ये रात कान के करीब या खुद कान में गुजारी जाए, क्योंकि वो बदमाश टॉम वहीं कहीं घूम रहा था। चुनाचे इतना बहुत सा सोना लेकर रात के वक्त घर जाना खतरे से खाली ना था। उस इंसान लगड़ बग्गे टॉम के ख्याल से मुझे नींद न आई। रात के अंधेरे और खामोश घंटे आहिस्ता आहिस्ता रेंगते रहे। आखिरकार अंधेरा उफ़क़ के मगरिब में सिमटने लगा और उफ़क़ के मशरिक से सुर्ख रोशनी की धारें फूट पड़ी। मैं उठ बैठा और मैंने उफ़क़ के मशरिक पर निगाहें गाड़ दी। सुर्ख रोशनी एक बड़े से फूल की तरह खिल रही थी। फिर वो आधे आसमान तक फैलाई। फिर सुर्खी सफ़ेदी में तब्दील होने लगी। फिर सूरज ने आहिस्ता आहिस्ता सर उबारा। उसकी नरम गरम किरणें लिजाती और शर्माती पहाड़ों की चोटियों पर उतर आईं। मैं सूरज को तुलू होते देख रहा था कि आज पहली दफ़ा मुझे एहसास हुआ कि मेरे कानकुनी के दिन ख़त्म हुए। मैंने सोचा कि अब मैं कभी कुदाल और बेलचे को हाथ ना लगाऊंगा। ये मेरा काम ना था। मैं कानकुन नहीं, एक शिकारी हूँ। मेरा काम बंदूक चलाना है, बेलचा नहीं। मैंने इसी जगह और इसी वक्त फैसला किया कि जंगली भैंसे के शिकार को मैं डेगोला बे की तरफ चला जाऊंगा। ये फैसला करने के बाद मैंने कुदाल और बेलचा उठाया। हालांकि वो इतवार का दिन था, तहम हैरी को बेदार किया। एक बार फिर ये देखने के लिए खुदाई में मसरूफ हो गया कि उस जगह मजीद डले तो ना थे। जैसी कि तवक्को थी, हमें एक जर्रा भी ना मिला। हमारी किस्मत में जितना कुछ था मिल चुका था। बहुत मुमकिन था कि इस कान में सोने के और भी डले कहीं दबे हुए होंगे, लेकिन कुदरत ने किसी और की किस्मत में लिख दिए होंगे। चुनाचे हमें ना मिले। हैरी, मैंने कुदाल एक तरफ फेंक कर कहा, इस कान में से जो हमें तकरीबन तबाह कर चुकी थी, हमें जो कुछ मिलना था मिल गया। अब हमें यहाँ से कुछ ना मिलेगा। चुनाचे मैं इसी हफ्ते जंगली भैंसों के शिकार के लिए डेगोला बे की तरफ रवाना हो जाऊंगा। अब ये बताओ कि तुम मेरे साथ चल रहे हो या मैं तुम्हें डरबिन पहुंचवा दूं। नहीं अब्बा, आप मुझे साथ ले चलिए, वो बोला। मैं भी भैंसे को मारना चाहता हूँ। और अगर इसकी बजाय भैंसे ने खुद तुम्हें मार दिया तो? मैंने पूछा। तो कोई बात नहीं, उसने बड़ी बशाशत से कहा, आपको दूसरा बेटा मिल जाएगा। यानी एक दर बंद तो 100 दर खुले। मैं उसकी इस बेअदबी पर भड़क उठा और उसे झिड़क दिया। ताहम आखिर में मैं उसे अपने साथ ले चलने के लिए तैयार हो गया। निस्फ गिनी का सिक्का गुम करने और उसे तलाश करने की कोशिश में सोने के 12 डले तलाश कर लेने के 15 दिन बाद हमारे सामने जो मंजर फैला हुआ था, वो कान के उस भयानक और बेकार खट से कतई मुख्तलिफ था। हद नज़र तक हर चीज़ ने चांदनी का सीमी लिबादा ओढ़ रखा था। बेहद हसीन रात थी वो एक मैदान था जिसमें झाड़ियाँ उग रही थी। उस मैदान में 2 उभार थे और एक उभार पर हमारा पड़ाव था। और इस वक्त मेरे साथ एक छकड़ा और 6 बैल थे। मेरा बेटा हैरी भी था और 2 काफिर मुलाजिम भी थे। जहां हमारा पड़ाव था, वहां झाड़ियां निस्बतन छदरी थीं। झाड़ियों के ये कुंज एक दूसरे से काफी दूर थे। इसके अलावा कहीं कहीं तन्हा दरख्त भी खड़े थे। ये मैमोसा के दरख्त थे जिनकी टहनियां खुले हुए छाते की तरह फैली हुई होती हैं। पड़ाव के दाएं तरफ एक निर्मल चश्मा गुनगुनाता हुआ ढलान पर से नीचे उतर रहा था। उसके बहाव ने ढलान को काट कर अपने लिए रास्ता बना लिया था। चुनाचे चश्मे के दोनों किनारों पर लंबी घास और खुदरो तरकारियां उग रही थीं। यहाँ चश्मे की तह सुरख पत्थरों की थी। पानी के मुसलसल और सदियों के बहाव ने पत्थरों की इन सिलों में से चंद को घिसकर नांदों और बड़े बड़े प्यालों में तब्दील कर दिया था। इन संगीन प्यालों में हम नहाया करते थे। कदीम रूम की किसी शहजादी को अपने संगे मरमर के गुसल खाने में वो लुत्फ न आया होगा जो हमें इस कुदरती गुसल खाने में हासिल हो रहा था। हमारा ये गुसल खाना हमारे बोमा या हिसार से 50 गज दूर था। अपने छकड़े के गिरदा गिर्द झाड़ियों से एक निस्बतन बुलंद दीवार सी बना ली थी। उसी हिसार को बोमा कहती है। इसकी हिफाजत इसलिए पेश आती कि शेरों वगैरह से अपने आप को, बैलों और बारद बरदारी के जानवरों को महफूज रखा जा सके। इस इलाके में जहां हमारा पड़ाव था, शेर कसरत से थे। ये तो हमें पंजों के निशानात देखकर ही मालूम हो गया था। हालांकि ना तो हमें शेर कहीं नजर आए, ना ही हमने उनकी आवाज़ सुनी। हमारा गुसलखाना चश्मे के किनारे पर एक छोटा सा खड्ड था। यानी वहां चश्मे का पानी किनारा तोड़कर जरा अंदर की तरफ आ गया था। चुनाचे उसकी शक्ल एक छोटी सी झील की थी। इस झील के किनारे एक कदीम मगर खूबसूरत मैमोसा जो कांटेदार था, अब्दी दरबान की तरह खड़ा हुआ था। इस दरख्त के साय में सुरख पत्थर की एक बड़ी सी सिल थी, जिसके किनारे घास और झाड़ियों की लेस टंकी हुई थी। ये सिल बतदरीज ढलान में तब्दील होकर शफाफ झील तक चली गई थी, जिसका पुरसुकून पानी मैमोसा और इर्द गिर्द की झाड़ियों और घास की तस्वीर ले रहा था। ये झील पत्थर के एक प्याले में थी जो 10 फुट चौड़ा और 5 फुट गहरा था, और यही हमारा गुसल खाना था।
यहीं हम हर सुबह नहाने के लिए आया करते थे। अपनी शिकारी ज़िंदगी में मैंने कभी गुस्ल से इतना लुत्फ़ नहीं उठाया। ऐसा उम्दा गुस्ल खाना मुझे पहले कभी ना मिला था। लेकिन आपको आगे चलकर मालूम हो जाएगा कि यही उम्दा गुस्ल खाना हमारे लिए बाद में किस कदर तकलीफ़देह साबित हुआ। खैर, रात बेहद हसीन थी। मैं और हैरी अलाव के करीब हवा के रुख बैठे हुए थे। खुद अपने आप से और दुनिया से मुतमईन थे। हमारे दो काफिर मुलाजिम अलाव पर उस बक का गोश्त पका रहे थे, जिसका शिकार उस सुबह मैंने नहीं बल्कि हैरी ने किया था। क्योंकि यह पहला शिकार था इसलिए, यानी हैरी खुशी से फूला न समा रहा था। आप ही आप अपने निशानेबाजी की तारीफ कर रहा था। शफाफ आसमान में चांद रोशन था। उसकी चांदनी पूरे मैदान में बिखरी हुई थी। हद्दे नजर तक घास और झाड़ियों का समुंदर सा चांदनी में जैसे लहरें ले रहा था। ये जंगल खुदा जाने अपने दामन में कौन से खतरात लिए हुए था। जहां हम थे वहां से नशेब में कोई 1 मील दूर दरिया था, जो चांदनी में आईने की तरह मालूम हो रहा था। चांद की शुआएं उसकी सतह पर टूट रही थी, बिखर रही थी। दूर सिलसिले कोह की चोटियों पर यही शुआएं कहीं अंधेरे के साए फैला रही थी, कहीं अंधेरे शगाफों में घुसकर उन्हें रोशन कर रही थी। दरिया के किनारे पर बुलंदो बाला दरख्त की तार अंदर की तार साकित खड़े हुए थे, क्योंकि हवा बंद थी। हर तरफ खामोशी थी, गहरी और मुकम्मल खामोशी। जंगल सो रहा था, फिजा सो रही थी और धरती सो रही थी। अगर कभी इंसान को अपनी कम मायगी और कुदरत के सामने अपने छोटेपन का एहसास हुआ है तो कुदरत की ऐसी खामोश वसअतों में ही हुआ है। लेकिन सुनो, ये आवाज़ कैसी है? दूर से, बहुत दूर से दरिया की तरफ से लुढ़कती हुई एक आवाज़ सुनाई दे रही थी। गरज की लर्जा खेज आवाज़ जो खामोश फिजा में थरथरी पैदा कर रही थी। ये शेर था जो अपने शिकार की तलाश में था। मैंने देखा कि हैरी कांप गया, उसका रंग जर्द हो गया। हैरी बुज़दिल ना था, लेकिन आज पहली दफ़ा उसने शेर की आवाज़ सुनी थी। खामोश रात में गूंजती हुई शेर की आवाज़ किसी के जिस्म पर भी कपकपी तारी कर सकती है, खुसूसन उस वक्त जब वो शख्स जंगल में हो। और जंगल शेर की जोलानगाह होता ही है। शेर है मेरे बेटे, मैंने हैरी से कहा। वहाँ दरिया के करीब शिकार कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम्हें घबराने और खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। हम यहाँ 3 रातों से मुकीम हैं। अब अगर शेर हमारी मजाज पुरसी को आना ही चाहते तो बहुत पहले आ चुके होते। कम से कम मेरा तजुर्बा तो यही कहता है। बहरहाल एहतियातन हम अलाव भड़का देंगे। और फिर मैंने अपने मुलाजमों से कहा, फारे और जिमजिम, तुम दोनों जाकर अलाव के लिए ईंधन ले आओ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि सुबह शेर हमारी लाशों के करीब खड़े भरे पेट से डकरा रहे हों। फारे बड़े डील डोल का सवाजी काफिर था और पिलग्रम रेस्ट की कान में मेरे साथ था। वो मेरे इस लतीफ़े पर हंस कर उठा, एक ज़ोरदार अंगड़ाई ली और जिम को कुल्हाड़ी और रस्सी लाने का हुक्म देकर झाड़ियों के उस झुंड की तरफ चल दिया, जहाँ एक खुश्क दरख्त से हम अपना ईंधन हासिल किया करते थे। फारे या फिरौन बेहद उम्दा आदमी था। ये नाम उसका गालबन इसलिए रखा गया था कि उसका नाक नक्शा मिस्रियों का सा था। उसकी चाल में जो तमक्कनत थी वो भी फिरौन मिस्र की सी थी। उसके बुशरे से जो शान या थी वो भी बड़ी शाहाना थी। इसके अलावा उसका मजाज भी अजीब था, जो अक्सर बिगड़ा रहता। जब उससे गुस्सा आता था तो बकौल उसके अपने बाप का भी न होता था। गालिबन यही वजह थी कि उसकी आज तक अपने किसी आका से न बनी, हर जगह से वो निकाला गया। दूसरी कमजोरी उसकी ये थी कि जब वो शराब पीता तो बेतहाशा पीता चला जाता। जब वो नशे में होता तो फिर उसके सर पर खून सवार हो जाता। ये तो हो गई उसकी कमजोरियां। रही उसकी खूबियां तो वाकई काबिले तारीफ थी। क्योंकि उसकी रगों में जूलू खून था, इसलिए वह जूलुओं की तरह हमेशा के लिए उस शख्स का हो जाता था जो उससे भलाई करता और जिसे फारे पसंद करता। इसके अलावा वो बड़ा ही दलेर और होशियार था। खतरात का मुकाबला करना, मौत से पंजा लड़ाना उसे पसंद था। सच तो ये है कि ऐसा बेधड़क मुलाजिम मुझे फिर कभी ना मिला। उसकी उम्र हालांकि 35 बरस की थी, लेकिन वो कीशा ना था। और कीशा उस लड़के को कहते हैं जिसके सर पर जब वो सने बलोक को पहुंचता है कबीले का सरदार आहनी या चिरमी हल्का पहनाता है। यह लड़का सने बलोक को पहुंचने और उसकी बहादुरी और दलेरी की अलामत होती है। मेरा ख्याल है कि स्वाज़ीलैंड में फारे ने कोई गुनाह या जुर्म किया था, जिसकी सजा में कबीले के बुजुर्गों ने फतवा देकर उसे हल्का पहनने से मना कर दिया। शायद इसीलिए वह अपने कबीले से निकलकर सोने की कानों में मजदूरी करने आ गया था। मेरा दूसरा मुलाजिम जिमजिम नामी मापोशी काफिर था। बात के वाक़यात के पेश नज़र मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं उसके मुतल्लिक तारीफ़ी जुमले नहीं कह सकता। वो बेहद सुस्त, काहिल, बेवकूफ़ और बेपरवाह जवान था। उसी सुबह मैंने फारे को हुक्म दिया था कि वो जिमजिम पर डंडे बरसाए, क्योंकि जो बैलों की रखवाली कर रहा था अपनी बेपरवाही और काहली से बैलों को बहुत दूर निकल जाने दिया। खुद एक दरख्त की ठंडी छांव में बैठा काहली से जमाइयाँ लेता रहा। फारे ने बड़ी मुस्तादी से मेरे उस हुक्म की तामील की और जिमजिम की कमर पर बड़े ज़ोरों से डंडे बरसाए। हालांकि फारे को उससे खासी उनसियत हो गई थी। बाद में मैंने देखा कि फारे खुद अपनी डिबिया से, जिसे वह अपनी कान के लो के बड़े सुराख में फंसा रखता था, जिमजिम को नस्वार पेश कर रहा था। उसे तसल्ली देकर अपनी मजबूरी जाहिर कर रहा था।
उसे कह रहा था कि अगर दोबारा मैकोमेजन ने उसे जिम जिम पर डंडे बरसाने का हुक्म दिया तो वो यानी फारे अपने दूसरे हाथ से डंडा मारेगा जो मौजूदा चोटों पर डंडे ना पड़े, और ये कि उसकी पीठ पर एक उम्दा डिजाइन बन जाए जो कुमारी लड़कियों का दिल मोह ले। फारे की ये बात सुनकर मैं गुस्से में होने के बावजूद मुंह फेर कर हंस पड़ा। हालांकि वो चांदनी रात थी, लेकिन जिम जिम बोमा से बाहर जाने के लिए तैयार ना था, लेकिन मेरा हुक्म भी टाल ना सकता था। चुनाचे फारे और जिम जिम कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर रवाना हो गए। थोड़ी देर बाद ईंधन लेकर सही सलामत वापस आ गए। मैं जिम जिम की बुजदली पर हंसा और उसका मजाक उड़ाते हुए पूछा कि उसे जंगल में कुछ नजर तो नहीं आया। बवाना, एक झाड़ी में मुझे दो बड़ी बड़ी आंखें नजर आई थीं जो अंगारों की तरह जल रही थी, उसने जवाब दिया। और कोई चीज उसी झाड़ी में खराटे भी ले रही थी। घुमा फिरा कर पूछने से मालूम हुआ कि वो अंगारा सी आंखें जिम जिम का वहम था, खराटे उसके खौफजदा दिमाग में पैदा हुए थे। जिम जिम के अलावा अगर फारे ने यह बात कही होती तो मैं जरा परेशान हो जाता, लेकिन चूंकि मैं जिम जिम की बुजदली से वाकिफ था, इसलिए अपने दोनों मुलाजमों को अलाव में ईंधन डालने का हुक्म देकर अपने बेटे हैरी के करीब इत्मीनान से लेट गया और खुदा जाने कब बेफिक्र होकर सो गया। चंद घंटों बाद मैं चौंक कर बेदार हुआ। मैं नहीं जानता कि किस वजह से मेरी आंख खुल गई थी। चांद ढलकर उफ़ के मगरिब में झाड़ियों के सिलसिले के पीछे चला गया। अब सिर्फ उसका ऊपरी सुरख किनारा नजर आ रहा था और बस। इसके अलावा हवा भी तेज थी जो तारों भरी आसमान पर बादलों को घसीटती फिर रही थी। बादलों के बड़े बड़े टुकड़े कितार अंदर कितार एक तरफ से आ रहे थे, तेजी से भागते हुए दूसरी तरफ निकले जा रहे थे। रात की कैफियत भी कुछ बदल सी गई थी। आसमान की हालत देखकर मैंने अंदाजा लगाया कि पौ फटने में अभी 2 घंटे बाकी थे। बैल जो हंसपे मामूल छकड़े से बंधे हुए थे बहुत ज्यादा मुस्तरिब नजर आते थे। वो हौले हौले डकरा रहे थे। वो उठकर खड़े हो जाते फिर बैठ जाते, लेकिन फिर फौरन ही उठ खड़े होते और फिर बैठ जाते। उनकी इस उठक बैठक से मुझे शक हुआ कि वो शायद किसी चीज की भू पा रहे थे, इसीलिए बेचैनी का इजहार कर रहे थे। मेरा ये शक बेबुनियाद न था, क्योंकि कुछ ही देर बाद बैलों की इस बेचैनी की वजह मालूम हो गई। हमसे कोई 15 गज दूर एक शेर धाड़ा। उसकी धाड़ इतनी जोरदार तो ना थी कि जंगल गूंज उठता, लेकिन इतनी जोरदार जरूर थी कि मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। फारे छकड़े की दूसरी तरफ सो रहा था। मैंने छकड़े के नीचे से झांक कर देखा, वो भी बेदार हो गया। सर उठाकर इधर उधर देख रहा था। अनकूस, शेर, उसने सरगोशी में कहा। रहा जिमजिम तो वो ना सिर्फ बेदार हो गया बल्कि उछल पड़ा। एकदम से उठकर खड़ा हो गया और मध्यम रोशनी में मैंने देखा वो बहुत ज्यादा खौफजदा था। मैंने फारे से अलाव में मजीद लकड़ियां झोंकने को कहा और हैरी को झंझोड़ने लगा। वो बेदार हुआ और आंखें मलकर उठ बैठा। पहले तो वो बेहद खौफजदा हो गया, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता उसका खौफ जायल हो गया। उस पर शाहे जंगल को देखने का इश्तियाक गालिब आ गया। मैंने अपनी बंदूक उठाकर करीब रख ली और हैरी की बंदूक खुद उसे दे दी। हैरी की बंदूक हालांकि छोटी और हल्की थी, लेकिन उसकी गोली बड़ी तेजी से निकलती और बड़ी रफ्तार से। चुनाचे शिकार के लिए उम्दा राइफल थी और इस तरह तैयार होकर हम इंतजार करने लगे। बहुत देर तक कुछ ना हुआ। चुनाचे मैंने सोचा कि अब यूं बैठ रहना हमाकत है, क्योंकि शेर शायद चला गया है। इसलिए मुनासिब यह है कि हम फिर लेट जाएं, अपनी नींद पूरी कर लें। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि बोमा से सिर्फ 20 गज दूर से वो आवाज सुनाई दी, जो धाड़ से ज्यादा एक जबरदस्त खंखार की आवाज थी। एक बार फिर इंतजार और सनसनी का दौर शुरू हुआ। आप जानिए, ये बड़ा आजमाइशी वक्त था। हम शेर के उस हमले का इंतजार कर रहे थे जो किसी तरफ से भी हो सकता था या नहीं भी। उम्मीदों बीम का यह आलम ऐसा आपको झुंझुना रहा था। जहां तक मेरा ताल्लुक है तो उसके मुतल्लिक तो यह है कि मेरी उम्र अफ्रीका के जंगलों में गुजरी है। चुनाचे ऐसी सूरत हाल से मैं कई दफ़ा दो चार हो चुका हूँ और इसका आदी हूँ। लेकिन इस वक्त मैं तनहा ना था, बल्कि मेरा इकलौता बेटा हैरी भी मेरे साथ था, और ये उसका और उसकी ना तजुर्बेकारी का ख्याल ही था जो मुझे मुतफिक्र किए हुए था। मुझे याद है कि हवा में बड़ी खुनकी थी, इसके बावजूद मेरे माथे पर से पसीना बह रहा था। चुनाचे अपने तने हुए सांप को सुकून पजीर करने और अपना ध्यान बटाने की गर्ज से मैं उस तलछट्टे को देखने लगा, जो शायद रोशनी देखकर कहीं से आ गया था और अब अलाव के किनारे बैठा अपनी लंबी लंबी मूंछें बड़े फलसफियाना अंदाज में हिला रहा था। मजे में और इत्मीनान से बैठा हुआ तलचट्टा यकायक यूं उछला कि सर के बल अलाव में गिरने से बाल बाल बचा, और हम सब ने भी ऐसा ही किया। मेरा मतलब है, हम भी उछल पड़े। इसमें ताजुब की कोई बात न थी, क्योंकि हमारे बोमा की दीवार के ऐन बाहर से एक खौफनाक धार सुनाई दी कि जमीन लरज उठी। मेरी अंदर की सांस अंदर और बाहर की सांस बाहर ही रह गई। हैरी के मुंह से हैरत के कलमात और जिमजिम के मुंह से खौफ की भयानक चीख निकल गई। रहे बैल तो वो गरीब खजां रसीदा पत्ते की तरह कांपने और बड़ी ही काबिल रहम आवाज में टकराने लगे। रात अब अंधेरी थी, क्योंकि चांद गुरूब हो चुका था। आवारा बादलों ने सितारों को अपनी आगोश में ले लिया था। चुनाचे बोमा में जो कुछ रोशनी थी वो सिर्फ अलाव की थी। अलाव अब पूरी तरह से रोशन था। खुश्क लकड़ियां धड़ाधड़ जल रही थीं, लेकिन आप तो गालिबन जानते ही होंगे कि अलाव की रोशनी में गोली चलाना तकरीबन नामुमकिन और सरासर बेफायदा होता है। अव्वल तो इसलिए कि उसकी रोशनी लरसती हुई होती है,
दोम इसलिए कि वो अंधेरे में ज़्यादा दूर तक दाखिल नहीं हो सकती। कुछ ही देर बाद बैलों ने, जो पिछले चंद सेकंड से खामोश खड़े थे, शेर की बू पाली और फिर वही करने लगे जिसका मुझे खदशा था। यानी खौफ से दीवाने होकर वो रस्से तुड़ाने लगे और आखिरकार कामयाब हो गए। जहां तक बैलों का ताल्लुक है, शेर उनकी इस आदत से वाकिफ है। चुनांचे जब बैलों की बू पाता है तो अक्सर हवा की तरफ इस तरह खड़ा हो जाता है कि हवा उसकी तरफ से बैलों की तरफ बह रही होती है। नतीजा ये होता है कि उसकी बू हवा के झोंके बैलों तक पहुंचा देते हैं। बैल खौफजदा होकर रस्से तोड़ाने या अगर वो रेवड़ में हो तो इधर उधर भागने लगते हैं। उनका खौफ मुकम्मल करने के लिए शेर एक दफ़ा धाड़ता है और बैल, जो मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ जानवर है, बदहवास होकर जंगल की तरफ भाग पड़ते हैं। अपने रेवड़ से अलग होने या रस्से तोड़ाकर जंगल में निकल आने के बाद वो शेर के रहमो करम पर होती हैं और फिर शेर उनमें से तगड़े बैल को मुंतखब करके उसे मार गिराता है और फिर उसे इत्मीनान से खा लेता है। चुनाचे हमारे 6 बैलों ने भी रस्से तोड़ा लिए। अब वो दीवानों की तरह हमारे छोटे बोमा में भाग रहे थे। यूं अंधाधुंध भाग रहे थे कि खुद हमें अपनी जानों की फिक्र लाहिक हो गई। चुनाचे उनके खुरों तले कुचल जाने से बचने के लिए हम भी इधर उधर भाग रहे थे, अपने आप को बचा रहे थे, वरना या तो हम कुचले जाते या हम में से हर एक बुरी तरह जख्मी हो जाता। अगर इस वक्त कोई हमारे बौमा में झांक कर देखता तो यही समझता कि बैलों और इंसानों में दौड़ लगी हुई है। इस दौड़ में कभी हम आगे होते और कभी बैल हमसे आगे होते। सूरत हाल जितनी ज़्यादा नाजुक थी उतनी ही ज़्यादा मज़का खेज भी थी। चुनाचे इस भगदड़ में मैं कुछ देर के लिए शेर को भूल गया, जिसने दरअसल ये भगदड़ मचा दी थी। मैं सोच रहा था कि अब क्या किया जाए, हम अपने आप को इन दीवाने बैलों से किस तरह बचाएं। मैं इन्हीं मसाइल पर गौर कर रहा था कि बड़े ही खौफनाक अंदाज में एक झटके के साथ मेरी इस गौर का सिलसिला मुनक़ता हो गया। ऐन उस वक्त मैंने देखा जर्द रंग का एक बड़ा सा तोता बोमा की दीवार साफ फलांग गया और हवा को चीरता हुआ सीधा हमारी तरफ आया। शेर, शेर, पारे चीखा। और ऐन उस वक्त एक ज़बरदस्त शेरनी, क्योंकि वो शेर नहीं बल्कि शेरनी थी, जो यकीनन भूख से बेताब थी, अपनी छलांग बल्कि यूं कहिए कि परवाज़ ख़त्म करके हमारे बोमा के ऐन बीच में धम से आ पड़ी। अब वो अलाव की धुआं आलूद रोशनी में ऐन हमारे सामने खड़ी दुम हिला रही थी। मैंने जल्दी से बंदूक उठाकर चिल्ला दी, लेकिन खुद अपनी घबराहट और अफरा तफरी और नाकाफी रोशनी की वजह से मेरा निशाना खता कर गया। गोली शेरनी के ना लगी, अलबत्ता फारे के कान के करीब से गुजर गई और वो दूसरी दुनिया में पहुंचने से बाल बाल बच गया। अलबत्ता बंदूक की नाली से निकले हुए नीले शोले ने पूरे मंजर को घड़ी भर के लिए उजाला दिया। मैं सच कहता हूँ कि बड़ा ही वहशत अंगेज मंजर था। बैल इंतहाई खौफ के आलम में छकड़े के करीब जमा थे। हालिया भगदड़ में बैलों ने जिम को पटक दिया था। चुनाचे पेशे मंजर में जिम था, जो ज़मीन पर चारों शाने चित पड़ा था। ऐसा खौफजदा के उठना तो एक तरफ रहा, वो जुम्बिश तक करने की हिम्मत न कर रहा था। चुनाचे वो यूं बेहरकत हाथ और टांगे फैलाए पड़ा था जैसे उसे कीलों के जरिए ज़मीन से जड़ दिया गया हो। और फिर इस मंजर का मरकज़ वो शेरनी थी, जो अपना बड़ा सा सर घुमा घुमा कर और अपनी जलती हुई भूख की आंखों से चारों तरफ देख रही थी, घुरा रही थी और शायद ये फैसला करने की कोशिश कर रही थी कि अब क्या करे। और उसे यह फैसला करते देर न लगी, इससे पहले कि मैं दूसरी गोली चला सकता या कुछ और कर सकता। शेरनी एक खौफनाक गुराहट के साथ जिम पर जा पड़ी। बदकिस्मत जिम की फलक शगाफ चीख रात के अंधेरे में बुलंद होकर डूब गई और साथ ही मैंने जिम की टांगों को हवा में उछलते देखा। शेरनी ने उसकी गर्दन दबोच ली थी और एक झटके के साथ उसे उठाकर अपनी कमर पर लाद लिया था। चुनाचे जिम की टांगें उसकी यानी शेरनी की दुम की तरफ थीं और नीचे लटक रही थीं, हमारी ज़रा भी परवाह किए बगैर, हमारी तरफ ज़रा भी मुतवज्जा हुए बगैर। शेरनी ने एक छलांग लगाई, बड़ी आसानी से बोमा की दीवार फलांग गई और जिम को अपनी कमर पर लादे हमारे उस गौसल खाने की तरफ, जिसकी तफसीलात मैं बयान कर चुका हूँ, भाग पड़ी और देखते ही देखते अंधेरे में गायब होकर नज़रों से ओझल हो गई। हम लोग खौफ और सनसनी से बदहवास होकर शेरनी के पीछे भागे और गोलियां चलाने लगे। जाहिर है हमारी गोलियां शेरनी के लगती ना थीं और अंधेरे की वजह से लग सकती भी नहीं थी। इसके बावजूद हम महज इस उम्मीद पर अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे कि शेरनी शायद खौफजदा होकर अपना शिकार छोड़ दे, लेकिन हमें ना तो कुछ नजर आया और ना ही कुछ सुनाई दिया। शेरनी जिम को लेकर रात के अंधेरे में गायब हो चुकी थी। रात के अंधेरे में उसका ताक़ुब करना पागलपन था। चुनाचे मलौल और खौफजदा दिल लिए हम अपने बोमा में वापस आए। वहां बैठकर सुबह का इंतजार करने लगे और रात के खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया था। बैलों को, जो खौफ से छकड़े के करीब एक दूसरे में घुसे खड़े थे, जिनकी रस्सियां आपस में उलझ गई थीं, फिलहाल छकड़े के पाए से बांधना जरूरी ना था, क्योंकि वो इस कदर सहमे हुए थे कि अपनी जगह से हिल भी ना सकते थे। चुनाचे हम खामोश बैठे थे और सोच रहे थे कि ये क्या बात हुई। शेरनी ने सबको तो मेरी मुराद बैलों से है छोड़ दिया और जिम को ले भागी। फिर नाउमीदी में ये उम्मीद भी नजर आई कि मुमकिन है जिम उसके खूंखार जबड़ों से छूट गया हो, हमें किसी झाड़ी में बेहोश पड़ा मिल जाए। आखिरकार पौ फटी
और रोशनी जंगल और झाड़ियों पर किसी भूत की तरह दबे पांव उतर आई और भिड़कर खड़े हुए बैलों के आपस में फंसे हुए सींगों पर चमकने लगी। हम खौफ से सफ़ेद चेहरे लिए उठे, बैलों के फंसे हुए सींगों को अलग करने और उनकी उलझी हुई रस्सियों को सुलझाने में मसरूफ हो गए कि उस वक्त तक सूरज तुलू हो जाएगा और हम शेरनी के पंजों के निशानात तलाश करके खुद उसकी तलाश में रवाना हो जाएंगे कि वो बेचारे जिम को ले भागी थी। और यहाँ एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ा। यानी जब कोशिशों और दिक्कतों के बाद हम सहमे हुए और बेबस बैलों को एक दूसरे से अलहदा करने में कामयाब हुए तो मालूम हुआ कि एक बैल सख्त बीमार था। इसमें किसी शक व शुबा की गुंजाइश ना थी, क्योंकि वह अपनी टांगें चौड़ी किए सर झुकाए खड़ा था। मुझे उसकी बीमारी पहचानते भी देर न लगी। उसे खून आलूद पेशाब की बीमारी हो गई थी। अफ्रीका के जंगलों में ज़िंदगी गुजारने और सफ़र करने में जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उनमें एक बड़ी मुश्किल यही बैल है। दुनिया में अगर काफिरों के बाद इंसान को कोई गुस्सा दिलाता और परेशान करता है तो वो यही जानवर बैल है। कमबख्त की फितरत और जबिल्लत बड़ी बेठिकाने होती है। वह ज़रा भी जिद्दोजहद किए बगैर अपने आप को हर बीमारी के सुपुर्द कर देता है। ज़रा सा बहाना पाकर दुबला होना शुरू कर देगा और महज अपनी जिद की वजह से भूखों मर जाएगा। ये तो उसका दिलचस्प मशगला है कि जब छकड़ा दरिया के ऐन मंझधार में पहुंच जाए या किसी खड़ में पहुंच जाए तो बैल सर झुकाए खामोश खड़ा हो जाए। आप उस पर सौंटे बरसाएं, मार मार कर उसे अधमुआ कर दीजिए, लेकिन वो अपनी जगह से उस वक्त तक ना हिलेगा जब तक खुद आप छकड़े को आगे नहीं धकेलते या पहिए को कंधा देकर और जोर लगाकर उसे खड़ से नहीं निकालते। उसे ज़रा ढलान चढ़ाइए और उसकी टांगें सूज जाएंगी। उसे चरने के लिए आज़ाद छोड़ दीजिए और वह भाग जाएगा। कहीं से कोई जहरी घास या झाड़ी पर मुंह मारकर खुदकुशी कर लेगा और शेर की आवाज़ सुनकर खून का पेशाब कर देगा। बैल की इन खुसूसियात से मैं वाकिफ़ था। चुनाचे जब मैंने उस बैल को बीमार देखा तो मुझे ज़रा भी तकलीफ ना हुई, क्योंकि उसकी ये बीमारी खिलाफ तवक्को ना थी। खैर, तो रोना पीटना बेकार था, हालांकि मेरा जिया सही करने को चाह रहा था। आप पूछेंगे कि इसमें रोने पीटने की बात ही क्या थी, एक बैल ना सही। लेकिन भाई, अगर एक बैल को खून आलूद पेशाब की बीमारी लग गई थी तो यकीनन दूसरे बैलों को भी लग गई होगी, क्योंकि इन बैलों को नमकीन कहकर मेरे हाथ फरोख्त किया गया था। और नमकीन उन बैलों को कहते हैं जिन पर अफ्रीकी जंगलों की बीमारियां सरअंदाज नहीं होती। बहरहाल, जैसे शिकारी इस किस्म की तकलीफात के आदी हो जाते हैं, क्योंकि अफ्रीका के जंगलों में जितने जानवर ज़ाया होते हैं दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं होते। मैंने बैलों की देखभाल के लिए उन्हें पड़ाव में ही छोड़ा। अपनी बंदूक उठाई और हैरी को साथ लेकर बॉम्मा से बाहर निकलकर रवाना हो गया कि शायद जिम या उसका कोई निशान ही मिल जाए। हमारे पड़ाव के इर्द गिर्द की ज़मीन संगलाख और सख्त थी, चुनाचे शेरनी के पंजों के निशानात नजर न आ रहे थे। अलबत्ता बॉम्मा से बाहर खून के कतरों के एक दो निशानात जरूर देखे गए। पड़ाव से 300 गज दूर और जरा दाईं तरफ हटकर झाड़ियों का एक झुंड था और इस झुंड में मैमोसा का एक दरख्त भी खड़ा हुआ था। मेरा ख्याल था, बल्कि मुझे यकीन था कि शेरनी अपने शिकार को झाड़ियों के इस झुंड में ले गई होगी और वहीं बैठकर उसने शिकार खाया होगा। चुनाचे मैं हैरी को साथ लेकर उसी झुंड की तरफ बढ़ रहा था। शबनम से नम और उसके बोझ से झुकी हुई घास को रौंदते और इधर उधर हटाते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। 2 मिनट बाद हमारी पतलूनें रानों तक यूं भीग चुकी थी कि मालूम होता था जैसे हम किसी दरिया को अबूर कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद हम उस झुंड के करीब पहुंच चुके थे। बड़ी एहतियात से इस झुंड में दाखिल हो रहे थे। मैमोसा दरख्त की छांव में और इस झुंड में अंधेरा था, क्योंकि सूरज अभी तुलू ना हुआ था। हम बड़ी एहतियात और बहुत ज़्यादा संभल कर चल रहे थे, क्योंकि ये खौफ था कि कहीं जिम की हड्डियां चाटती हुई शेरनी पर ना जा चढ़े। लेकिन शेरनी वहां ना थी। रहा जिम तो उसकी उंगली की हड्डी भी हमें कहीं नजर न आई। चुनाचे मालूम हुआ कि शेरनी अपना शिकार लेकर वहां नहीं आई थी। हम झाड़ियों में से निकल आए और शेरनी को उन जगहों में तलाश करते रहे जहां मेरे ख्याल में उसका होना मुमकिन था। मैं समझता हूं कि शेरनी जिम को सीधी अपने किछार में ले गई होगी, मैंने कहा, और अब तक वो गरीब मर चुका होगा। चुनाचे अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब तुम ही बताओ कि क्या किया जाए। मेरे ख्याल में तो हमें चलकर नहाना चाहिए, फिर वापस जाकर कुछ खाया जाए। मैं अपने जिस्म पर चूंटियां सी रेंगती महसूस कर रहा हूँ और सख्त भूख भी मालूम हो रही है, हैरी ने कहा। चुनाचे हम अपने उस हसीन और कुदरती गुसल खाने में पहुंचे जिसके मुत्तलिक मैं बता चुका हूँ। जिस तरफ से हम अपने गुसल खाने की तरफ चले थे वहां ढलान थी। आगे मैं था और हैरी चंद कदम पीछे आ रहा था। मैं घास ढकी हुई ढलान पर से कुछ फिसलता और कुछ चलता हुआ नीचे पहुंच गया, लेकिन फिर फौरन ही मैं एक खौफनाक चीख के साथ पलटा और इंतहाई बदहवासी के आलम में हाथों और पैरों के बल जानवरों की तरह चलता रहा। एक बार फिर ढलान चढ़ने लगा। मेरी ये बदहवासी हक बजानिब थी, क्योंकि मेरे पैरों के ऐन नीचे से गुर्राहट की बड़ी ही भयानक आवाज़ उभर रही थी। हमारी झील के किनारे पत्थर की एक सिल थी। हम नहाने के बाद उसी सिल पर बैठकर अपना बदन सुखाया करते थे और इस वक्त शेरनी उसी सिल पर इस्तराहत फरमा थी और मैंने ढलान उतरने के बाद पहला कदम वहां सोई हुई शेरनी की पीठ पर रख दिया था। इससे पहले कि मैं संभल सकता, इससे पहले कि मैं बंदूक का घोड़ा चढ़ा सकता, वह फुंकार और गुर्राहट की आवाज़ के साथ हड़बड़ा कर उठी।
एक छलांग में झील को साफ फलांग गई और देखते ही देखते दूसरे किनारे पर पहुंचकर झाड़ियों में घुसकर नजरों से ओझल हो गई। ये सब कुछ चश्मे ज़दन में हो गया। वो वहां सिल पर सो रही थी और मेरे खुदाया किस चीज के करीब सो रही थी वो। पत्थर की सिल पर खून जमा हुआ था और उस जमे हुए खून में गरीब जिम जिम के वो अज़ा पड़े हुए थे जिन्हें शेरनी ने खाया ना था। अब्बा अब्बा, हैरी चीखा, झील में देखिए, झील में। और मैंने देखा तो कांप गया। झील के ऐन बीच में और उसके शफाफ पानी में कोई गोल गोल चीज तैर रही थी। ये जिम जिम का कटा हुआ सर था। शेरनी ने अपने तेज दांतों से उसका सर धड़ से जुदा कर दिया था। चुनाचे बाद में या शायद उसी वक्त ये सर सिल पर से लुढ़क कर झील में जा पड़ा होगा। उस झील में हम फिर कभी ना नहाए। मेरा तो यह है कि मैं उस झील के शफाफ पानी और उसके अतराफ के मंजर को देख भी ना सकता था, क्योंकि उस झील की तरफ मैं जब भी देखता जिम जिम के उस सर की तस्वीर मेरी निगाहों के सामने घूम जाती, जो झील में तैर रहा था, जिसे जब हमने पकड़ने की कोशिश की तो वो हमारी गिरफ्त से फिसल गया था। बेचारा जिम जिम। उसके जिस्म में जो कुछ बच रहा था उसे हमने एक थैले में रखकर दफन कर दिया। हालांकि वो कुछ खूबियों का मालिक ना था, इसके बावजूद उसे दफन करते वक्त मैं और हैरी भी अपने आंसू ना रोक सके। हैरी तो सचमुच बच्चों की तरह रोया। फारे ने जुलू जुबान में उसकी शान में एक मरसिया पड़ा और मैंने कसम खाई कि मैं 48 घंटों के अंदर अंदर जिम जिम का इंतकाम ले लूंगा और जालिम शेरनी का जिस्म छलनी कर दूंगा। चुनाचे हमने उसे, बल्कि यूं कहिए कि उसकी छोड़ी हुई हड्डियों को दफन कर दिया और अब वो मनो मिट्टी तले दबा हुआ था। अब शेर उसे परेशान ना कर सकते थे। चुनाचे ये था जिम जिम का अंजाम और यहाँ उसकी दास्तान खत्म होती है। अब सवाल यह था कि जिम जिम की कातला को किस तरह फांसा जाए। ये तो मैं जानता था कि जब वो भूखी होगी एक बार फिर जरूर आएगी, लेकिन मैं ये ना जानता था कि वो भूखी कब होगी। गरीब जिम जिम को वो पूरी तरह हजम कर गई थी और उसके बदन का इतना थोड़ा हिस्सा बाकी छोड़ा था कि ये उम्मीद तो ना थी कि वो दूसरी ही रात को नया शिकार हासिल करने आ जाएगी। हाँ, अगर उसके बच्चे थे तो फिर वो किसी नए शिकार की तलाश में आ सकती थी। ताहम एहतियात का तकाजा यही था कि हम तैयारियां कर लें, क्योंकि क्या पता वो कमबख्त आ ही जाए। चुनाचे हम उसके इस्तकबाल की तैयारियां करने लगे। सबसे पहले हमने अपने बोमा की दीवार मजबूत की। इर्द गिर्द से खारदार झाड़ियां और खारदार दरख्तों के टहने काटकर उन्हें बोमा तक घसीट लाए। दीवार के चारों तरफ उन झाड़ियों और टहनों को एक पर एक जमाकर इस तरह रख दिया कि उनके लंबे लंबे कांटे बाहर को निकले हुए थे, यानी बोमा के अंदर की तरफ ना थे बल्कि बाहर की तरफ। जिम जिम का जो अंजाम हुआ उसके पेश नज़र यह एहतियात बेहद ज़रूरी थी, क्योंकि जैसा कि काफिर कहते हैं कि जहाँ एक बकरी पहुंच सकती है वहाँ दूसरी भी जा सकती है। यहाँ बकरी नहीं बल्कि एक खूंखार, फुर्तेली और पुरकुव्वत शेरनी थी। फिर उसके मुंह को इंसान का खून भी लग गया था। अब मसला ये दरपेश था कि हम शेरनी को किस तरह फरेब देकर या ललचाकर बुला सकते हैं। शेर वो जानवर है जो उस वक्त अजीब ढब से अचानक नमूदार हो जाता है जब उसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब उसका इंतज़ार किया जाता है तो वो नहीं आता। ये मुमकिन था कि अगर जिम जिम का गोश्त उसे लजीज मालूम हुआ था तो वो किसी ऐसे ही दूसरे लजीज शिकार की तलाश में आ सकती थी, लेकिन यह भी यकीन से नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि जाहिर है कि हम उस शेरनी की आदतों और दिली कैफियतों और इरादे से वाकिफ ना थे। मैं कह चुका हूं कि हैरी बड़ा ही जोशीला लड़का था। चुनाचे उसने ये तजवीज़ पेश की कि चांद के तुलू होते ही फारे बोमा से बाहर जाकर खुली जगह में शेरनी को लुभाने और ललचाने के लिए बैठ जाए। साथ ही उसने फारे को यकीन दिलाया कि खौफजदा होने और घबराने की बात ना थी, क्योंकि इससे पहले कि शेरनी उसका खात्मा कर दे हम शेरनी का खात्मा कर देंगे। मेरा ख्याल था कि फारे हैरी की यह तजवीज़ मंजूर कर लेगा, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब वो हैरी से खफा होकर एक तरफ चल दिया और हमसे काफ़ी दूर जाकर खामोश बैठ गया। हैरी की इस तजवीज़ ने मुझे एक बात सुझा दी। अरे हाँ, मैंने कहा, हमारा वो बीमार बैल तो है ही, वो जल्द या बदेर मर जाएगा। चुनाचे शेरनी को ललचाने के लिए हम उसे इस्तेमाल कर सकती हैं। हमारी बोमा से 30 गज दूर और दाएं तरफ दरख्त का एक ठंड था। कई बरसों पहले उस पर बिजली गिरी होगी, चुनाचे वो खुश्क हो गया था। इसके पीछे और इससे कोई 15 फुट दूर झाड़ियों के 2 झुंड थे। बैल को बांधने के लिए बेहतरीन जगह थी। चुनाचे सूरज गुरूब होने से कुछ पहले फारे ने बीमार बैल को खोला और उसे लेकर बोमा से निकला। इधर उधर देखता हुआ उसे उस ठंड की तरफ ले चला। बैल गरीब जानता ही ना था कि उसे किस गर्ज से वहां बांधा जा रहा है। अब हमारी तवील शब्बेदारी का आगाज हुआ। इस दफ़ा हमने अलाव रोशन न किया, क्योंकि हम शेरनी को खौफजदा करके भगा देना नहीं बल्कि उसे बुलाना चाहते थे। सेकंड मिनटों में और मिनट घंटों में तब्दील होते रहे। हम जागते रहे, एक दूसरे की चुटकियां लेते रहे कि हम सो ना जाएं, लेकिन शेरनी को ना आना था और वो ना आई। आखिरकार चांद गुरूब हो गया। अंधेरे ने दुनिया को निगल लिया, लेकिन हमें निगलने के लिए कोई शेरनी ना आई। हम लेटकर सो जाने की जुर्रत ना कर सकते थे। चुनाचे हम सुबह तक मुंतजिर बैठे रहे। आखिरकार अपने दिमाग में बुरे बुरे और खौफनाक ख्यालात के बगुले लिए हम लेट गए। जितनी कुछ नींद मुमकिन थी लेने लगे। ये नींद ना तो पुरसुकून थी और ना तवील।
उस सुबह हम शिकार को रवाना हो गए, इसलिए नहीं कि हम दिल बहलाने के लिए शिकार करना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि हमारे पास खाने के लिए गोश्त न था। पूरे 3 घंटों तक हम दहकते हुए सूरज की झुलसा देने वाली आंच में भटकते और शिकार तलाश करते रहे, लेकिन हमें कुछ ना मिला। कुछ समझ में ना आने वाली वजह से हर किस्म का शिकार इस इलाके से हिजरत कर गया था। हालांकि 3 बरस पहले जब मैं यहाँ आया था तो ये इलाका शिकारियों की जन्नत था। हाथियों और गैंडे के सिवाय हर किस्म का शिकार मिल जाता था। चुनाचे अब शेर सिर्फ जो कसरत से थे इस इलाके में रह गए थे। मेरे ख्याल में इस इलाके के शेर महज इस वजह से इतने निडर और खूंखार हो गए थे कि यहाँ खुद उन्हें भी शिकार ना मिलता था। अगर शेर को छेड़ा ना जाए तो वो अमूमन बड़ा ही सुलह पसंद जानवर बन जाता है, लेकिन जब वो भूखा हो तो फिर उस जैसा खूंखार दरिंदा कोई और नहीं होता। वो इतना ही खतरनाक और गजबनाक बन जाता है जितना कि एक भूखा इंसान। शेर की दिलेरी और नडरपन पर लोगों की रायों में इख्तलाफ है, लेकिन मेरा तजुर्बा बताता है कि शेर के नडरपन और उसकी गजबनाकी और दिलेरी का इन्हिसार उसके पेट पर है। भूखा शेर अपना शिकार हासिल करने के लिए किसी चीज़ और किसी खतरे को खातिर में ना लाएगा, और इसके बरखिलाफ शक्कम शेर शेर जरा सा धमकाने पर दुम दबाकर भाग जाएगा। खैर, तो हम भटकते और तलाश करते रहे, लेकिन कोई शिकार हत्ता के डोकीर और बक तक ना मिला। आखिरकार पूरी तरह थक हार कर अपने आप पर ही गुस्से में फुनफुनाते हम पड़ाव की तरफ लौट पड़े। मुख्तसर रास्ता इख्तियार करते हुए एक पहाड़ी की तकरीबन अमूदी ढलान चढ़ने लगे। टीले की चोटी पर पहुंचे तो मेरे कदम रुक गए, क्योंकि वहां मेरे बाएं तरफ और कोई 600 गज दूर अफ्रीका का वो बड़ा और खूबसूरत हिरन खड़ा था जिसे कूदू कहते हैं। शफाफ उफक के पस मंजर में उसके लंबे और मुड़े हुए सींग साफ नजर आ रहे थे। कूदू बहुत दूर था, लेकिन उस जमाने में मेरी नज़र इतनी तेज थी कि मैं उसके जिस्म पर सफ़ेद धारियां जब उन पर रोशनी पड़ती और उसके कान हिलते तो मैं देख सकता था। ये बड़ा ही उम्मीद अफसा मंजर था, लेकिन सवाल यह था कि उसके करीब किस तरह पहुंचा जाए। फासला ज्यादा था और इतनी दूर से उस पर गोली चलाना मज़का खेज बल्कि अहमकाना बात थी। ताहम हवा हमारी तरफ से बह रही थी और फिर ज़मीन भी नाहमवार थी, चुनाचे उसके करीब पहुंचकर घात लगाना भी मुमकिन ना था। अब मेरे ख्याल में तो यही एक रास्ता था कि हम टीले पर से उतरकर एक और 1.5 मील का चक्कर काटकर कूदू के करीब पहुंच जाएं। मैंने हैरी को अपने करीब बुलाया, सूरत हाल के अलावा अपनी तजवीज़ से भी उसे आगाह करने लगा। अभी मैं उसे ये बातें समझा ही रहा था कि यकायक खुद कूदू ने हमारी मुश्किल आसान कर दी और वह रॉकेट की तरह टीले पर से उतरकर सीधा हमारी तरफ भाग आया। मैं ना जानता था कि वो किस चीज़ से खौफजदा होकर भागा था। वजह कुछ भी हो, वो ज़रा टेढ़ा मुड़कर कुछ हमारी तरफ और कुछ दूसरी तरफ भागा आ रहा था। हैरी की मौजूदगी को भूलकर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं अपने मुंह से वो अल्फाज लुढ़काने लगा जो किसी भी शरीफ इंसान की ज़ुबान से भले मालूम नहीं होते। अलबत्ता खुद हैरी मशहूर सा खड़ा कूदू को भागते देख रहा था। यह हकीकत है कि कभी कोई कूदू इतना तेज़ ना भागा होगा जितना तेज़ ये कूदू भाग रहा था। थोड़ी देर बाद ही वो झाड़ियों के एक झुंड में घुसकर निगाहों से ओझल हो गया, लेकिन चंद सेकंड बाद ही वह दूसरी तरफ और हमसे कोई 50 कदम दूर निकल आया। ये एक निस्बतन हमवार मैदान था जिसमें यहाँ वहाँ बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। दम खुद कर देने वाला मंजर था वो ये कि खूबसूरत कूदू बड़ी बड़ी कलांचे भरता और पत्थरों को साफ फलांगता हुआ हवा की तरह भागा जा रहा था। गैर शौरी तौर पर गर्दन घुमाकर मैंने हैरी की तरफ देखा। यह देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वह न सिर्फ बंदूक का दस्ता अपने कंधे पर टिका चुका था बल्कि शस्त्र भी बांध चुका था। बेवकूफ़ गधे, मैंने चीख कर कहा, यानी तुम उस भागते हुए? मेरी बात पूरी हुई भी ना थी कि हैरी की राइफल चल गई और फिर मैंने वो बात देखी जो मेरी शिकारी जिंदगी की गालबन सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात थी, बल्कि मैं तो इसे अजूबा ही कहूंगा। उस वक्त कूदू हवा में था और पत्थरों के एक ढेर को फलांग रहा था। उसकी अगली टांगें घुटनों में से उसके पेट की तरफ मुड़ी हुई थीं। यकायक उसकी टांगें आगे की तरफ फैल गईं, जैसे तकलीफ के आलम में खुद कूदू आगे की तरफ झुककर अपने पूरे बोझ समेत अपनी अगली टांगों पर इस तरह रहा कि उसकी दुम और पिछली टांगें आसमान की तरफ उठी हुई थीं। फिर वो सर के बल जमीन पर आ रहा। एक लम्हे तक वो जैसे सींगों के बल खड़ा रहा और फिर लुढ़क गया। मेरे खुदा, मैंने कहा, हैरी तुमने उसे मार गिराया है? लेकिन हैरी ने कोई जवाब ना दिया। वो तुम्हारी हैरत के बुत बन गया था। इसमें ताजुब की कोई बात न थी, क्योंकि वो नाकाबिल यकीन सा निशाना था, या आप चाहें तो इसे एक उम्दा इत्तफाक या हमारी खुशबख्ती कह लीजिए। ऐसा अजीब निशाना मैंने अपनी जिंदगी में तो ना देखा। हैरी तो एक तरफ रहा कोई माहिर से माहिर शिकारी भी अगर 1000 गोलियां चलाता तब भी यूं भागते और कलांचे भरते हुए कूदू का निशाना ना बना सकता, वो भी खसूसन उस वक्त जब कूदू कम से कम 500 गज के फासले पर हो। खैर, तो मैंने कुछ और तो ना कहा, क्योंकि ये कुछ भी कहने का मौका ना था। चुनाचे मैं और मेरे पीछे हैरी ढलान उतरकर उस तरफ चले जहां कूदू गिरा था। कूदू मुर्दा पड़ा था। उसकी गर्दन में हैरी की बंदूक की गोली का सुराख था। गोली उसकी गर्दन के गोश्त को छेदती और रीढ़ की हड्डी को तोड़ती हुई दूसरी तरफ निकल गई थी।
कूदू का उम्दा गोश्त काटकर लूमड़ी और गिद्धों को दूर रखने के लिए उसके सींगों से सुरख रुमाल और घास के चंद गुच्छे बांधकर हम पड़ाव में पहुंचे। मैंने हैरी को अपने करीब बुलाया और सूरत हाल के अलावा अपनी तजवीज़ से भी उसे आगाह करने लगा। शाम हो रही थी। फारिब हमें देखते ही वह हमारे इस्तकबाल को दौड़ा और मुस्कुराकर उसने यह खबर गोया ये खुशखबरी सुनाई हो कि दूसरा बैल भी बीमार हो गया था। लेकिन यह खबर उसने अपनी जहानत का मुजाहरा करते हुए ज़ुलू आदत के मुताबिक बड़े ही शायराना अंदाज में सुनाई थी। लेकिन फारिब की यह शायरी भी हैरी की खामोशी ना तोड़ सकी और उसके बुछड़े पर संजीदा जज्बात बदस्तूर कायम रहे। मैं समझता हूँ कि इस इत्तफाक को कि कूदूस की गोली का निशाना बन गया था। हैरी खुद अपनी महारत और पक्की निशानेबाजी से मंसूब कर रहा था। आप जानिए यह हमाकत थी। हालांकि अब हैरी उम्दा निशानेबाज बन चुका है। चुनाचे यही बात मैंने उसे कह दी और साफ लफ्ज़ों में मुतला किया कि वह एक इत्तफाक था, क्योंकि ऐसा निशाना खुद उसका बाप भी नहीं लगा सका। कूदू के गोश्त से अपना पेट भर चुके तो जिम की कातला के इस्तकबाल की तैयारियां करने लगे। तय पाया कि आज फिर उस बैल को बाहर बांध दिया जाए जो अब इस कदर बीमार था कि बमुश्किल खड़ा रह सकता था। फारे ने बताया कि पूरी दोपहर यह बैल गोल गोल घूमता रहा। यह लामत थी इस बात की कि उसका मर्ज आखिरी दर्जा तक पहुंच गया था। लेकिन अब वो खामोश और एक जगह खड़ा झूम रहा था। उसका सर झुका हुआ था जैसे वह मुराकबे में हो। चुनाचे हमने उस बैल को गुज़िश्ता रात की तरह दरख्त के उसी ठंड से बांध दिया, क्योंकि हमें यकीन था कि अगर शेरनी ने इसका खात्मा ना भी किया तभी वो सुबह तक बहरहाल मर जाएगा। लेकिन मुझे तो यह खौफ था कि कहीं वह फ़ौरन ही ना मर जाए, क्योंकि इस सूरत में वो शेरनी को ललचाने के लिए महज बेकार होगा। आप जानिए शेर बड़ा ही माकूल पसंद दरिंदा है। खुद अपना शिकार करना पसंद करते हैं। जब तक कई रोज़ का भूखा न हो किसी मुर्दा पड़े हुए जानवर को मुंह नहीं लगाता। ये और बात है कि खुद अपने किए हुए शिकार के बकाया को दूसरे दिन खाने आता है। एक बार फिर हमारी शब-ए-दारी का आगाज़ हुआ। रात के खामोश और तवील घंटे गुजरते रहे और हम बैठे रहे। वक्त गुजरता गया। हैरी की आंखें नींद से बोझल होकर बंद होने लगीं। आखिरकार गहरी नींद सो गया। हालांकि मैं इस किस्म की ज़िंदगी और रातों को जागने का आदी था, लेकिन मेरी आंखें भी बंद हो चली थीं। चुनाचे एक दफ़ा जब मैं आंखें खुली रखने की कोशिश करते हुए ऊँग गया था कि दफतन फारे ने आहिस्ता से अपनी कोहनी मेरी पसलियों में खुबो दी। मैकोमेजन सुनो, उसने सरगोशी में कहा। दूसरे लम्हे में पूरी तरह बेदार था और कान खड़े करके गौर से सुन रहा था। झाड़ियों के उस झुंड से जो बैल बंदे ठंड के दाएं तरफ था, चटाखों की सी आवाज़ आ रही थी। आवाज़ खामोश हो गई, लेकिन कुछ ही देर बाद वह फिर सुनाई दी। अब किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी ना रह गई थी। झाड़ियों में कोई चीज़ हरकत कर रही थी। बहुत ज़्यादा एहतियात से, बहुत ज़्यादा खामोशी से हरकत कर रही थी। लेकिन झाड़ियों में कुछ था ज़रूर, क्योंकि रात इस कदर खामोश थी कि हल्की सी हल्की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। हम झाड़ियों में से सरसराहट और टहनियाँ टूटने की आवाज़ साफ सुन रहे थे। मैंने हैरी को बेदार किया तो वो फ़ौरन उठकर राइफ़ल की नाली इधर उधर घुमाने लगा। कहाँ है, कहाँ है, वो बोला। और चूंकि उसकी राइफ़ल की मंडलाती हुई नाली या तो हमें निशाना बना सकती थी या बैलों को, इसलिए मैंने गुस्से से दांत पीस कर कहा, बको मत। और ऐन उसी वक्त झाड़ियों में से जर्द रंग की एक बिजली से निकली और ठंड से बंधे हुए बैल के करीब से गुजरती हुई चश्मे जदन में झाड़ियों के दूसरे झुंड में घुस गई। शेरनी बैल के करीब से गुर्राती हुई गुजरी तो बैल कराकर उठ खड़ा हुआ और कांपने लगा। चांद निकल आया था। उसकी साफ चांदनी में मैं बैल को कांपते हुए देख रहा था, और सच तो यह है कि मुझे उसकी हालत पर रहम आ रहा था। शेरनी झाड़ियों के एक झुंड में से निकलकर दूसरे झुंड तक इतनी तेजी से गई थी कि मैं अपनी बंदूक तक ना उठा सका था। गोली चलाना तो खैर बात की बात थी। सच तो यह है कि रात को उस वक्त तक गोली चलाना फजूल होता है जब तक कि खुद शिकार एक जगह खड़ा हुआ ना हो। फिर चांद की अंधी चांदनी में बंदूक की मक्खी भी नजर ना आ रही थी। चुनाचे ठीक से निशाना लेना अगर नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल जरूर था। कोई दम में वो फिर बाहर आएगी, मैंने कहा। चुनाचे होशियार और तैयार रहो, लेकिन खुदारा उस वक्त तक गोली ना चलाना जब तक मैं ना कहूँ। ये अल्फाज अभी मेरे मुंह से निकले ही थे कि वो फिर झाड़ियों में से बरामद हुई और ऐसी ही तेजी से बैल के करीब से गुजर गई। इस दफ़ा भी उसने बैल पर हमला न किया। ये क्या कर रही है, उल्लू की पट्टी, हैरी ने बेताब होकर सरगोशी में कहा। बैल से खेल रही है जिस तरह बिल्ली चूहे से खेला करती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब वो इस पर हमला कर देगी। मैंने ये गलत ना कहा था, क्योंकि फ़ौरन शेरनी तीर की तरह झाड़ियों में से निकली। इस दफ़ा वो छलांग लगाकर सीधी नीम जान और कांपते हुए बैल को साफ फलांग गई। उसकी हरकत ऐसी उम्दा कि हम दम बखुद रह गए। ऐसा मालूम होता था जैसे बैल को यूं साफ फलांग जाने का करतब उसे सिखाया गया हो और इसकी उसे मश्क कराई गई होगी। मैं तो समझता हूं कि ये किसी सर्कस से भागी हुई है, हैरी ने कहा। बेहद उम्दा छलांग थी इसकी, मज़ा आ गया। मैंने कोई जवाब ना दिया, लेकिन यह ज़रूर सोचा कि मियाँ हैरी शेरनी के इस करतब की दाद महज ऊपरी दिल से दे रहे थे, वरना हकीकत में वो उसके इस खेल से बेहद खौफजदा थे, क्योंकि उसके दांत बज रहे थे। मैं उनकी आवाज़ सुन रहा था। इसमें हैरी का कसूर न था, क्योंकि उस अय्यार शेरनी का यह खेल वाकई खौफनाक था। फिर एक तवील वक्फा रहा। मैं सोचने लगा कि शेरनी शायद चली गई है, लेकिन नहीं, मेरा यह ख्याल गलत था। यकयक वह फिर नमदार हुई।
एक छलांग लगाकर सीधी बैल पर सवार हो गई। फौरन ही अपना पंजा उठाकर एक जबरदस्त थप्पड़ बैल के रसीद कर दिया। इस खूनी थप्पड़ की ताब ना लाकर बैल जमीन पर ढह गया, बड़ी कमजोरी से लातें चलाने लगा। शेरनी ने अपना बड़ा सा सर झुकाया और एक गुर्राहट के साथ अपने तेज और चमकते हुए दांत मरते हुए बैल के हलक में पेवस्त कर दिए। जब दोबारा उसने अपना सर उठाया तो उसकी थोथनी खून आलूद थी। अब वो हमारी तरफ मुंह किए खड़ी थी, बड़ी शान और बेपरवाही से खड़ी थी और बड़े इत्मीनान से अपने होंठ चाट रही थी और बिल्ली की तरह खुरखुर कर रही थी। अब हमारी बारी है, मैंने कहा। जब मैं बंदूक चलाऊं तो तुम भी फायर कर देना। नाक काफी रोशनी में मैंने शस्त्र बांधी, लेकिन इससे पहले कि मैं लुबलुबी दबाता, हैरी ने मेरी हदायत के बावजूद मुझसे पहले ही बंदूक चला दी। चुनाचे मैंने भी जल्दी से लुबलुबी दबा दी। बंदूक की नाली से निकला हुआ धुआं फिजा में तहलील हो गया तो यह देखकर मेरी खुशी की इंतहा न रही कि शेरनी लुढ़क कर बैल के दूसरी तरफ जा पड़ी थी। लेकिन खुद बैल की लाश ने उसे इस तरह ढक रखा था कि हम गोली चलाकर उसका खात्मा न कर सकते थे। मर गई, हद तेरे की, मर गई, फारे ने खुशी से ताली बजाकर कहा। लेकिन ऐन उसी वक्त शेरनी उठी और कुछ भागती और कुछ घसीटती हुई और कुछ लुढ़कती हुई झाड़ियों में जा घुसी। जब वो झाड़ियों में दाखिल हो रही थी तो एक बार फिर मैंने उस पर गोली चलाई, लेकिन ये गोली उसके लगी नहीं। मैं तो समझता हूँ कि मेरा निशाना साफ खता गया। वो झाड़ियों में घुस गई और वहां घुसकर ऐसी आवाजें निकालने लगी कि हमारी रीढ़ की हड्डियों में ठंडक की लहरें दौड़ गईं। वो तकलीफ से जैसे रो रही थी और चीख रही थी और फिर मुसलसल यूं धाड़ती कि जमीन लरजने लगती। धाड़ने दो कम वक्त को, मैंने कहा। रात के वक्त झाड़ी में घुसकर उसको तलाश करना पागलपन है। और ऐन उसी वक्त एक दूसरी आवाज सुनकर मेरी हैरत और खौफ की इंतहा न रही। यह शेरनी की धाड़ का जवाब था। एक दूसरी जबरदस्त धाड़ की आवाज जो दरिया की तरफ से आ रही थी और फिर एक तीसरी धाड़ की आवाज जो झाड़ियों के गुंजान झुंड के पीछे से आ रही थी। चुनाचे जाहिर हुआ कि वहां इस जख्मी शेरनी के अलावा दूसरे शेर भी थे। शेरनी शायद अपने साथियों को बुलाने के लिए और भी जोर से गरजने लगी। उसके साथी उसकी मदद को आ गए और वो भी जल्द। बोमा की दीवार से हमने झांक कर देखा कि एक जबरदस्त शेर लंबी लंबी घास में भागता हुआ हमारे बोमा की तरफ चला रहा था। बोमा से 50 गज दूर आकर वो मैदान में ठहर गया। वहां खड़े होकर धाड़ने लगा। शेरनी भी धाड़ने लगी और फिर तीसरी धाड़ सुनाई दी। फिर फौरन ही तीसरा शेर बड़ी शान से चलता हुआ पहले शेर के करीब आ खड़ा हुआ। और अब मेरे दिल की भी वही हालत थी जो शायद उस बैल के दिल की रही होगी जिसे हमने ठंड से बांध दिया था और जिसे आखिरकार शेरनी ने मार गिराया। हैरी, मैंने कहा, खुदा के लिए अब बंदूक ना चलाना। अगर इन शेरों ने हमें अपने हाल पर छोड़ दिया तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी। दोनों शेर साथ साथ गोया मार्च करते हुए उस झाड़ी की तरफ चले जिसमें जख्मी शेरनी पड़ी हुई थी। फिर वो तीनों एक साथ गुर्राने और गरजने लगे। लेकिन फौरन ही शेर नंबर 3, यानी वो जिसकी अयाल काली थी, अकेला ही झाड़ियों में से निकला, गालिबन ये देखने के लिए कि मैदान साफ है या नहीं। शेरनी अब खामोश हो गई थी। शेर मुर्दा बैल के करीब आया और इसे सूंघने लगा। खुदा की कसम, कैसा उम्दा निशान है, हैरी ने कहा जो शायद इंतहाई जोश से कांप रहा था। हाँ है तो, लेकिन बंदूक ना चलाना। मुबादा वो तीनों या दोनों हमारी मजाज पुरसी को आ जाएं, मैंने कहा। हैरी ने कोई जवाब ना दिया। मेरी हदायत बल्कि सख्त ममानियत के बावजूद उसने अपनी राइफल उठाई। इससे पहले कि मैं कुछ कह सकता वो काली अयाल वाले शेर पर गोली चला चुका था। यहां तक तो खैर ठीक था, लेकिन सितम यह हुआ कि गोली शेर के पीछे लगी और उसमें पेवस्त होने की बजाय उसकी खाल को धेड़ती और झुलसती हुई गुजर गई। दूसरे ही लम्हे जख्मी शेर बड़ी भयानक आवाज में गरजा। वो अपनी जलती हुई आंखों से चारों तरफ देखने और बड़े ही लर्जा खेज अंदाज में दांत निकालकर गुनाने और धाड़ने लगा। मेरा खून खुश्क हो गया। शेर जख्मी था और जख्मी शेर हमेशा बेहद खतरनाक साबित हुआ है। शेर ये फैसला ना कर सका कि उसे किसने जख्मी किया था। वो पसपा होने लगा और पीली अयाल वाला उसे दबाने लगा और काली अयाल वाला इसी का मुस्तिक भी था और पहल उसी ने की थी। ताहम उसकी हालत पर मुझे अफसोस हो रहा था, क्योंकि जख्मी होने के बावजूद उसने बड़ी दलेरी से मुकाबला किया था। आखिरकार काली अयाल वाले के हरीफ ने उसका हलकूम अपने मजबूत जबड़ों की गिरफ्त में ले लिया। काली अयाल वाला शेर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, थप्पड़ चलाता रहा, लेकिन उसके हरीफ ने उसका हलक ना छोड़ा। वह दोनों धूल में लौटने लगे, कभी इधर और कभी उधर, लेकिन पीली अयाल वाले की गिरफ्त आहनी थी, ढीली ना हुई, बल्कि शायद और भी सख्त और जानलेवा हो गई। आखिरकार काली अयाल वाले पर गशी तारी हो गई और उसकी सांस खराटों की सी जबरदस्त आवाज के साथ फेफड़ों में दाखिल होने लगी और फिर निकलने लगी। फिर उसने अपना गार जैसा मुंह फाड़ा। वो धाड़ा और फिर कांप कर ठंडा हो गया। पीली अयाल वाले को जब यकीन हो गया कि फतह उसकी हुई थी तो उसने दुश्मन का हलक छोड़ दिया, फिर अपने गिरे हुए दुश्मन को सूंघने लगा। फिर उसने मुर्दा शेर की एक आंख चाट ली। इस तरफ से फुर्सत पाकर उसने अपनी एक टांग मुर्दा शेर पर रखी और सर उठाकर फतह की खुशी में धाड़ने लगा और उसकी खौफनाक आवाज
अंधेरे और खामोशी की चादर में शगाफ डालती चली गई। चुनाचे यही मुनासिब वक्त था, यही उम्दा मौका। मैंने बंदूक उठाई और हत्तुल इम्कान उसके जिस्म के दरमियानी हिस्से को जद में लेकर लुबलुबी दबा दी। नंबर 570 की एक्सप्रेस गोली उसके जिस्म के आर पार हो गई और वह मुर्दा होकर अपने दुश्मन की लाश पर गिर गया। ये मरहला तय हो गया तो मैं और हैरी बड़े इत्मीनान से सुबह तक सोते रहे। अलबत्ता फारे जागता रहा। यह एहतियात इसलिए लाजमी थी कि कहीं ऐसा ना हो दूसरे शेर चहलकदमी करते हुए इस तरफ आ जाएं और हम नींद में ही उनके पेट में पहुंच जाएं। जब हम बेदार हुए तो सूरज काफ़ी बुलंद हो चुका था। मैंने फारे को अपने साथ लिया क्योंकि हैरी को अपने साथ ले जाना मुनासिब ना था और बोमा से बाहर निकला। बड़ी एहतियात से आगे बढ़ा कि शायद जख्मी शेरनी का कोई सुराग मिल जाए। पीली अयाल और काली अयाल वाले शेर की आमद के फौरन बाद शेरनी ने चीखना चिल्लाना बंद कर दिया था। तब से अब तक उसने ज़रा भी आवाज़ ना निकाली थी। चुनाचे से यह नतीजा अखज़ किया कि वो भी शायद मर गई थी। मेरे पास अपनी एक्सप्रेस बंदूक थी। फारे के हाथ में राइफल चूंकि बड़ा खतरनाक हथियार बन जाती थी, यानी इस सूरत में कि वो उम्दा निशानेबाज ना था। चुनाचे शेरनी की बजाय गोली मेरे जिस्म में पेवस्त कर सकता था। चुनाचे उसके हाथ में बंदूक नहीं कुल्हाड़ी थी। दोनों मुर्दा शेरों के करीब पहुंचकर हम घड़ी भर के लिए ठहर गए। दोनों शेर बहुत बड़े और शानदार थे, लेकिन चूंकि वे एक दूसरे को भंबोड़ते रहे थे इसलिए उनकी खालें बिल्कुल बेकार हो चुकी थीं, जिसका अफसोस मुझे आज तक है। हम आगे बढ़े और जख्मी शेरनी के जख्म से टपके हुए खून के निशानात के साथ साथ चलते हुए उस झुंड के करीब पहुंच गए जिसमें उस शेरनी ने पनाह ली थी। गालिबन ये कहने की ज़रूरत नहीं कि हम डरते डरते झाड़ियों के झुंड में दाखिल हुए। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मैं कह सकता हूँ कि उस झुंड में घुसना मुझे ज़रा भी पसंद ना था, लेकिन चूंकि इसके अलावा कोई चारा भी ना था इसलिए मैं ये काम कर रहा था। ये सोच सोच कर खुद अपनी ढारस बंधा रहा था कि चूंकि झाड़ियाँ गुंजान ना थी इसलिए हम शेरनी को अगर वो जिंदा हुई तो और मुर्दा हुई तब भी आसानी से देख लेंगे। हम दरख्तों से दूर खड़े इधर उधर देखते और शेरनी को तलाश करते रहे, लेकिन वो वहाँ ना थी। हालांकि जगह जगह जमे हुए खून के निशानात नजर आ रहे थे। फारे, मैं समझता हूँ कि वह मरने के लिए कहीं और चली गई है, मैंने जुल्लू जुबान में कहा। हाँ मैकुमेजन, वो यकीनन चली गई है, फारे ने जवाब दिया। अभी अल्फाज फारे के मुंह से निकले ही थे कि एक गरज की आवाज़ से हमारे दिल दहल गए। मैंने जल्दी से घूमकर देखा कि शेरनी फारे के अन पीछे झुंड के कल्ब में है, जहां वह दुबकी हुई थी निकल रही थी। शेरनी अपनी पिछली टांगों पर बैठ गई। मैंने देखा उसका एक पंजा टूट गया था और बेजानी से झूल रहा था। उसने छलांग लगा दी। वह सीधी फारे की तरफ आई और उसके करीब आकर गिरी। अपनी पिछली टांगों पर खड़ी हो गई और अपना जख्मी पंजा फारे के सर की तरफ चला दिया। इससे पहले कि मैं फारे को बचाने के लिए बंदूक उठाकर शेरनी पर गोली चला सकता, उस दिलेर जुलू ने हैरत अंगेज बहादुरी का सबूत दिया। खुद अपनी जान को खतरे में देखकर वह बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया और कुल्हाड़ी को अपने सर से बुलंद करके और घुमाकर शेरनी की कमर पर वार कर दिया। जुलू की इस ज़रब से शेरनी की रीढ़ की हड्डी टूट गई और वो खाली थैले की तरह ढेर हो गई। शेरनी मर चुकी थी। शाबाश फारे, मैंने सीटी बजाकर कहा। क्या उम्दा ज़रब थी। हाँ मैकुमेजन, बेहद उम्दा, फारे ने हंसकर कहा। जिम जिम अब सुकून की नींद सोएगा। फिर हमने हैरी को बुलाया और शेरनी का मुआयना करने लगे। उसके सड़े हुए दांतों से पता चलता था कि वह बूढ़ी थी, ताहम बड़ी जोरदार थी कि अब तक जिंदा रही थी, क्योंकि टूटे हुए पंजों के अलावा मेरी एक्सप्रेस की गोली ने उसके जिस्म में इतना बड़ा सुराख पैदा कर दिया था कि आप अपनी मुट्ठी उसमें डाल सकते थे। तो ये है जिम जिम की मौत और मेरे इंतकाम की कहानी। अपने तौर पर यह कहानी मेरे ख्याल में बेहद दिलचस्प है, क्योंकि इसमें दो शेरों की जंग देखने का यह पहला मौका था और इस जंग की वजह से मैं शेरों की चंद मजीद खुसूसियात से वाकिफ़ हुआ हूँ। और तुम पिलग्रिम रेस्ट में वापस किस तरह आए? क्वार्टरमैन जब यह कहानी सुना चुका तो मैंने पूछा। यह भी एक तवील दास्तान है, क्वार्टरमैन ने जवाब दिया। मुख्तसर यह कि दूसरा बैल भी जो बीमार हो गया था मर गया। चुनाचे हमने बकिया बैलों से काम चलाया। हम बैलों को छकड़े में जोत देते, खुद पीछे से छकड़े को धकेलते रहते। इस तरह एक दिन में सिर्फ 4 मील तय कर पाते। चुनाचे यह सफ़र हमने पूरे 1 महीने में तय किया और इस महीने का पूरा आखिरी हफ्ता हम तकरीबन भूखे रहे। एक बात मैंने खसूसियत से नोट की है क्वार्टरमैन, मैंने कहा, और वो ये कि तुम्हारा हर सफ़र और हर मुहिम, तकरीबन हर मुहिम, एक न एक मनहूस आने और बदकिस्मती पर ख़त्म होती है। इसके बावजूद तुम बराबर सफ़र पर और मुहिमात पर रवाना होते रहते हो और ये बात मुझे वाकई अजीब मालूम होती है। ये शायद आपने गलत नहीं कहा, लेकिन ये ना भूलिए कि एक अरसा तक मेरी गुजर बसर शिकार पर रही है। इसके अलावा सफ़र और मुहिम का लुत्फ़ इसके मुसाइब, दुश्वारियों और ख़तरात में ही है। हालांकि कभी कभी ये मुसाइब और दुश्वारियाँ जानलेवा भी साबित हो जाती हैं। फिर यह भी कि मेरा हर सफ़र हादसात पर ख़त्म नहीं हुआ है। अगर कभी वक्त मिला तो मैं तुम्हें अपने उस सफ़र की दास्तान सुनाऊंगा जो खासा मुनाफे बख्श रहा है कि इस सफ़र से मैंने कई 100 पाउंड कमा लिए थे और मंजर देखा था जो मेरे ख्याल में किसी शिकारी ने ना देखा होगा। इस सफ़र में मेरी मुलाकात अफ्रीका की एक बहादुर तरीन औरत से हुई थी जिसका नाम मायवा था।
लेकिन रात ज़्यादा जा चुकी है और फिर मैं बोलते बोलते थक भी गया हूँ। ज़रा वो बोतल इस तरफ बढ़ा दीजिए।